हम लोग आज दुनिया घूमने वाले हैं। कुछ इलाके ठंडे ही क्यों हैं, कुछ इलाके बहुत ज़्यादा गर्म क्यों हैं, इसको बहुत ही आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। जिस शो का नाम है टेबल टॉक, इसमें हमारे गेस्ट हैं सुदर्शन सर। जो भारत आज यहाँ पहले नहीं था। हमारा प्यारा भारत जो था, मान के चलो कि साउथ में हुआ करता था, जिसे हम कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा मानते थे। तो जैसे ही भारत आया, ये वहीं था, तो बीच के समुद्र के अंदर का जो सेडिमेंट थे, अवसाद थे, वही उठ के हिमालय बन गए। ये जो अरावली वाला पूरा विवाद हुआ, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे। तो अरावली जो है वो हिमालय से भी पुराना है। अरावली वो जगह है, दुनिया के सबसे पुराने पर्वत, पुरानी पत्थर, चट्टान सब अरावली में मिल रहा है। इंटरेस्टिंग बात, जब अरावली बना था, अपनी यंग एज में रहा था, तब हिमालय से भी ऊंचा हुआ करते थे। कि क्या ज्योग्राफी तय करती है कि कहाँ के लोग कितने फ्लरिश होंगे? क्योंकि ज्योग्राफी ही सत्य है आज के टाइम पे। चाहे आप आज का युद्ध देख लो, चाहे इस रशिया को देख लो कि इतना बड़ा लैंड मास होने के बाद भी क्यों अक्सर यूक्रेन पे नजरें गड़ाए हैं, यूक्रेन पे इतना युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि उसे पता है कि मेरे ऊपर ये सारा क्षेत्र जो है वो बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है, कोई जहाज चला नहीं पाऊंगा मैं। अमेज़न के वर्षावन, उसके बारे में थोड़ा बताओगे आप? इतनी ज्यादा घने वन है कि आपको जमीन ही नहीं दिखेगी। इतने घने हैं इसलिए बचे भी हुए हैं क्योंकि लकड़ियां इतनी मजबूत हैं कि नॉर्मली तो उसे कोई काट नहीं पाए। इतनी भारी लकड़ियां कि पानी में भी डूब जाएगी। ये भाई साहब, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वो इसके लिए क्यों पगलाया हुआ है? President Trump has repeated his threat to take over Greenland. Greenland? Greenland? Greenland. Greenland. One way or the other we're gonna get it. जैसे जैसे बर्फ पिघलेगा, सबको यहाँ लालच आएगा। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ बड़े स्तर पर की अवेलेबिलिटी है। आप ये बताओ मुझे, आपने जलवायु परिवर्तन एक शब्द का इस्तेमाल किया, कितना खतरनाक हो रहा है? समुद्र का पानी अगर किनारों पर बढ़ेगा तो देशों को अपनी राजधानियां तक शिफ्ट करनी पड़ सकती है। मतलब ये स्थिति बन रही है। मतलब क्या आने वाला टाइम ऐसा है कि दुनिया के बहुत सारे शहर डूब जाएंगे? डूबने के मतलब कुछ रिपोर्ट्स तो अपने भारत में मुंबई जैसे शहरों पर भी इन्होंने रिपोर्ट्स निकाल रखी कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये बात सत्य है कि धरती का सबसे खतरनाक जानवर इंसान है। पृथ्वी का जब विनाश लिखा जब होता है तो उसमें ऐसा कहता है कि जैसे डायनासोर के टाइम आपने सुना होगा कि सब विनाश हो गए, वैसे 6th मास एक्सटिंक्शन कहते हैं कि एक बड़े स्तर पे जब सब कुछ खत्म होगा तो उसका जिम्मेदार इस बार नेचर नहीं, इस बार एंथ्रोपोजेनिक कॉज, मतलब मानव द्वारा जो क्रियाकलाप किए गए हैं वो रहेगा। Now I am become death, the destroyer of worlds. हम लोग आज दुनिया घूमने वाले हैं। एक जगह पर बैठ करके पूरी दुनिया को समझने जा रहे हैं। ये दुनिया बनी कैसे, जो दुनिया की ज्योग्राफी है और उसके बाद जो आसपास घटनाक्रम हो रहा है उसमें कितना बदलाव आया है और आगे जाकर के कितना कुछ बदल जाएगी। ये दुनिया जो ऐसी आज है, जैसी पृथ्वी दिख रही है, जैसे देशों के नक्शे अभी दिख रहे हैं, ये कैसे बने और आगे चल के ये क्या बन जाएंगे? क्या दुनिया में कुछ ऐसे शहर हैं जो डूब जाएंगे, समंदर इतना विकराल रूप ले लेगा क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है बुरी तरीके से हो रहा है? क्या दुनिया में ये बदलाव आने वाला है, जो युद्ध चल रहे हैं उसकी वजह से जो दुनिया की ज्योग्राफी है वो भी प्रभावित होगी? जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक शब्द नहीं है या फिर प्लेकार्ड में लिख करके प्रोटेस्ट करने वाली चीज़ नहीं है, वो कितना खतरनाक है? क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है दुनिया में, उस पर बात करने वाले हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने वाले हैं कि कहीं पे डेजर्ट है तो क्यों है, कहीं पे पहाड़ बने तो कैसे बने, और कुछ इलाके ठंडे ही क्यों हैं, कुछ इलाके बहुत ज़्यादा गर्म क्यों हैं। इसको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से हम समझने जा रहे हैं। हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में, जिस शो का नाम है टेबल टॉक, इसमें हमारे गेस्ट हैं सुदर्शन सर, जो कि ज्योग्राफी के टीचर हैं, यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी इनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, उसकी यूपीएससी में रैंक 1 आती है, उनको यूपीएससी में पहला स्थान मिला, अनुज अग्निहोत्री जो है। और इसके अलावा आपको इतनी इंटरेस्टिंग बातचीत, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको देखते हैं कैसा लगता है। चलिए, आपने शुरू में थोड़ा सा देख लिया होगा, थोड़ा तो समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, समुंदर से लेके पहाड़ तक सब समझ लेते हैं। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। बहुत, जब हमने पहला इंटरव्यू किया था अनुज का, जो यूपीएससी रैंक 1 है,
उसमें आप जुड़े और उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि नहीं सर के साथ बातचीत करना। तो बातचीत हम आज जो भी करेंगे वो बच्चों को गाइडेंस मिले इस दिशा में बात करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उतना उनको लेकर के पब्लिक में लोग नहीं जानते, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। धन्यवाद सबसे पहले तो। और मैं अपने बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आप बेशक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने काफ़ी समय से आपको देखा हुआ है, पहले भी जहां आप थे, और एक नया आईना जो बन के आप निकले हैं, समाज तक पहुंच रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई। और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप, और आज मैं आपका ये सब सेटअप वगैरह देखा मैंने, तो मुझे एक्चुअल में क्या है ना, देखो आप जिस वाइब्रेशन से आते हो, मतलब कभी मेरे लाइफ भी कुछ ऐसा ही रहा है, और हम कहाँ से उठ के चीज़ें जाते हैं, तो वो मैं कनेक्ट समझ पा रहा होता हूँ। So, आप रिलेट कर रहे होगे कि आदमी तिनका तिनका जोड़ के जब चीज़ें बनाता है। That's it। मतलब यहीं से मैं तो कह रहा हूँ, इस वीडियो की शुरुआत से ही मैं हर एक उस बच्चे को, हर एक उस एस्पिरेंट को सिखाना चाहता हूँ कि थोड़े से मतलब अंदर जिद होना आपके अंदर, तो चीज़ें फिर आपके अनुसार होने लगती हैं। ये मैंने अपने जीवन से सीखा है, और ये आज अभी तक देखता आ रहा हूँ मैं। जिद का होना तो बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अपने जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हो उसके लिए बहुत पैशनेट होना ज़रूरी है। मतलब यूपीएससी के बच्चे जो तैयारी करते हैं उनमें पैशन काम करता है। हाँ, मतलब हर दिन आपको कोई नहीं मिलेगा मोटिवेशन के लिए, और आजकल तो मोटिवेशन का ऐसा रूप हो गया है कि मिनट में भी नहीं रहता, मुझे तो लगता है। तो वो पैशन और साथ में फिर थोड़ा डिसिप्लिन आ जाए तो बहुत ही अच्छा चीज़ आ जाती है। वजह पता होनी चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी ज़रूर, अब बताता हूँ। मैं सुदर्शन गुर्जर, मध्य प्रदेश के हरदा डिस्ट्रिक्ट का जो गांव है चारखेड़ा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। फ़िलहाल अभी इंदौर में रह रहा हूँ, और इंदौर से बढ़िया घर से बैठ के और अनअकैडमी के माध्यम से पिछले 7 से 8 सालों से स्पेशली अनअकैडमी से जब से जुड़ा हूँ मैं, तो यूपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए कुछ विषय जैसे भूगोल, पर्यावरण, उनके लिए काम आसान कर रहा हूँ बेसिकली। मैं जनरली बच्चों को नहीं कहता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एजुकेटर हूँ, वो तो चलो ठीक है कि बताना हो तब की बात, लेकिन बच्चों को पता है कि मेरा काम एक्चुअल में उनके लिए काम आसान करना है। मेरा मानना है किताबें बहुत अच्छा पढ़ा सकती हैं, मैं अपने आप को यही कहता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा काम आसान करने आया हूँ, दैट्स इट। आपको 8 साल हो गए पढ़ाते हुए? अनअकैडमी में 7 से 8 साल हो गए, मतलब 8वां साल चल रहा है, और ऐसे मैं करीब 2014-15 से ही पढ़ा रहा हूँ। और आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई की? भोपाल से पढ़ा हूँ मैं, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है, बीटेक किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। फिर 4 दिन टाटा कम्युनिकेशंस जैसी कंपनी में काम किया, सिर्फ 4 दिन। उस बीच में मैंने तैयारी भी करी थी यूपीएससी की, 3 अटेम्प्ट भी दिए, नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैं जॉब करने गया था बेसिकली। पर वो 4 दिन मेरे लिए ऐसे निकले ऐसे गौर से कि भाई मैं क्या करता था और कहाँ आ गया। तो मतलब ऐसा टाइम था कि आखिरी दिन तो मुझे ये भी होश नहीं था कि मैं जब बस में चढ़ा, पुणे में गया था एक्चुअल में मैं, तो अपने स्टॉप पे उतरने की बजाय मुझे पता ही नहीं कहाँ उतरना था, तो मैं आगे 2 स्टॉप आगे चला गया, पैदल आया हूँ अपने घर तक। मतलब वो आज भी रात याद आ जाती तो मेरा सब दिमाग घूमने लगता। मतलब क्या था वो, मतलब जॉब आपने कहीं कंपनी ज्वाइन की थी क्या? ऐसा कुछ हॉरेबल हो गया था, या फिर आप कॉर्पोरेट देख के हिल गए थे? एक तो कॉर्पोरेट देख के हिलना तो चलो ठीक है, वो एक्सपेक्टेड होता है, आप इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे होते हो, लेकिन पिछले जो 3-4 साल जब आप तैयारी वगैरह कर रहे होते हो और फिर जो मेहनत कर रहे होते हो, वो सब याद आने लगा कि यार मतलब शायद मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, नॉलेज का क्या होगा। मतलब एक फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हो गया था कि फिर एट द एंड मैंने पापा को ही फ़ोन किया उस दिन रात, मुझे अभी भी याद है, 3-4 दिन की बात है, मैं पुणे में था, तो जब मैं लौट के ही आ रहा था बस से, गलत जगह उतर गया था मैं, तो पापा को एक लाइन बोली थी, यार पापा मैं मतलब हार गया हूँ, मतलब क्या करूँ मैं। तो उनको कुछ लगा ये कुछ कर बैठे ना, मतलब, तो उन्होंने कहा तू एक काम कर भाई, सुन मेरी बात, बोले तूने बहुत कुछ अच्छा किया है जीवन में, ऐसा कुछ नहीं, तू एक काम कर, घर आ जा पहले तो। रास्ते में बोला घर मत आना, तू भोपाल में जहाँ रह रहा है वहीं चला जा, अभी तो फिर मिलते हैं अपन, ऐसा करके। बट फिर मैंने अंतिम इच्छा सोची कि अब मैं एक बार फिर से तैयारी करता हूँ करके। बट वो फिर समाज का प्रेशर है इधर उधर का थोड़ा सा, कि घर से भी कि आप शादी वादी कर लो यार, बहुत हो गया, एक हो तुम घर में। फिर मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना, कि यार जितना भी सीखा उसको एटलीस्ट पढ़ाना तो शुरू करें। तैयारी करने की सोची थी लेकिन नहीं हो पा रही थी, मतलब सच बताऊँ, मतलब पिछले 3-4 साल ऐसे चले गए थे मेरे। तो जब पढ़ाना मैंने चालू किया तो सिंपल मैं ऐसे ही गया एक कोचिंग में, और वो भी इतने इंटरेस्टिंग कहानी है कि सुबह जब 8-9 बजे आप उठ जाते हो तो नाश्ता ढूंढते हो पहले तो मैं नाश्ता ही करने जा रहा था, तो नाश्ता कर रहा था तो रोड पे एक पैम्पलेट पड़ा हुआ था, उठाया तो एक कोचिंग के बारे में ही था वहाँ,
अब भोपाल जैसे शहर में तो पैम्पलेट दिख भी जाते हैं, इंदौर में तो मैंने पैम्पलेट ही नहीं देखे, मतलब नगर निगम ने सब रोक लगा रखी है वहाँ। तो पैम्पलेट में कोचिंग का नंबर मैंने पढ़ा, मैंने कॉल किया नॉर्मली कि आपके यहाँ कोई, अच्छा मैंने भी नहीं सुनी थी उस कोचिंग का नाम, तो हिम्मत भी हो गई, फ़ोन लगाई, कोई बड़ी कोचिंग होती तो शायद हमारी कभी हिम्मत भी नहीं होती। मैंने कहा मुझे पढ़ाना है, तो बोले सर आप आओ देखते हैं कैसा क्या, डेमो देना पहले बेसिकली आप। तो मैं जाके बोलने लगा, मैंने कहा कितने पैसे मिलेंगे, मतलब ऐसे डायरेक्ट ही। तो बोले सर आप पहले पढ़ाओ, तो मतलब इस तरह से। तो मैंने भूगोल ही पढ़ाया बेसिकली, एक टॉपिक पढ़ाया, तो बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगा, मज़ा आया। मतलब अब मज़ा इसलिए आया होगा कि शायद मैंने एकदम उसी स्तर पे सोचा कि कोई एज अ स्टूडेंट मैं रहूँ तो मुझे कैसे समझ आना चाहिए। तो उन्होंने कहा यार बच्चों को तो अच्छा लगा, आप पढ़ाना शुरू कर दो। तो उन्होंने एक लेक्चर मुझे पढ़ाने के लिए दे दिया। फिर 3 महीने तक मैंने पढ़ाया और वो कोचिंग बंद हो गई, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट, बाकी जो मेन मालिक थे उस कोचिंग के, उनका एक बड़ी इंस्टीट्यूट में हो गया था पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले सुदर्शन एक काम है, आपका सब्जेक्ट कर लो, ये इकोनॉमी वगैरह 1-2 सब्जेक्ट हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा लो आप जैसा भी हो पाए, और हम कोचिंग बंद करेंगे। मैंने कहा सर आप कहाँ जा रहे हो? बोले यार मैं जा रहा हूँ ग्वालियर। तो मैंने कहा यार सर फिर अब आगे, फिर मुझे वही सब दिखने लगा कि ये तो हो गया काम। बोले पहले काम करो, तुम इनको पढ़ा के बैच ख़त्म करो करके। मैंने बच्चों को, जो भी 4-5 बच्चे थे उनको पढ़ा के, फिर मैं वापस उसी जहाँ से शुरू की थी वही कहानी आ गई। आप कहाँ जाओगे आप? पर शायद आज हमारे एंड तक आप देखोगे कि ऊपर वाला जब कराना होता है ना उसे, तो आप उसका एक उदाहरण आज मैं आपको देना चाहूँगा कि 1.5 महीने में वापस वहीं अपने रूम में रहा, बैठा पढ़ रहा था। कभी कुछ पढ़ूँ, कहीं यहाँ बात करी, इससे बात करी कि भाई कुछ व्यवस्था हो जाए, कोचिंग कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जो वो व्यक्ति वहाँ गए थे ग्वालियर, वहाँ इतने बच्चे हो गए होंगे, तो उनसे बैचेस संभले नहीं। इट मीन्स दैट कि बच्चे जब ज़्यादा हो जाते हैं तो टीचर्स की आवश्यकता हो जाती है। तो उन्होंने कहा यार कि मेरे एक भरोसे का एक व्यक्ति, एक काम करते हैं, उनको बुला लेते हैं। तो मुझे फ़ोन आया, बोले सुदर्शन यार बच्चे हैं ज़्यादा, लेकिन तेरे को अगर प्रूव करना है अपने आप को या पढ़ाना चाहता तो एक प्लेटफॉर्म में यहाँ पर बात कर सकता हूँ। मैं गया ग्वालियर और मैंने देखा तो लिटरली बच्चे बहुत ज़्यादा थे। मतलब करीब मेरे लिए तो वहाँ 60-70 बच्चे ऑफलाइन में, वो भी मेरे लिए बहुत थे, क्योंकि जहाँ 5-6 को पढ़ा रहे हो, 7 को पढ़ा रहे हो। तो मैंने कहा सर मुझे 1-2 दिन दो आप ज़रा, क्योंकि प्रॉपर तैयारी करी मैंने, उसके बाद पढ़ाना शुरू किया। लेकिन वो 1 डे एग्ज़ाम्स थे, SSC था, SI वगैरह जो एग्ज़ाम्स होते हैं, पढ़ाया मैंने। तो करीब 1 महीने के अंदर उस कोचिंग में पता लग गया था कि PSC वाले जो तैयारी करते थे उनको पता लगे कोई शिक्षक हैं जो ज्योग्राफी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैप की मदद से पढ़ाते हैं, तो समझ आ जाता है। ब्रांच मैनेजर को पता लगा, उनने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई बच्चे अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, आप इधर ट्राई कर, क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा ठीक है सर। पर मैंने कहा मेरा थोड़ा पढ़ाने का इंग्लिश वाला पैटर्न है, मतलब मैं बायलिंगुअल पढ़ाऊंगा, तो हिंदी मीडियम में तो अभी एकदम से नहीं शुरू करूँगा। तो मैंने इंग्लिश में PSC वाले बच्चों जो स्टेट पीसेस, वहाँ से शुरू किया। ये ईयर था आई थिंक 2015 के आसपास की बात है। मतलब उनको मज़ा आ गया 5 दिन में, ऐसा बच्चों का कहना। पर मैं तो अपना काम, मैंने कहा चलो मुझे तो पैसा मिल रहा है, अभी उस थॉट पे ही बस पढ़ा रहा हूँ मैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1-आध हफ्ते बाद मुझे वहाँ रियलाइज़ हो गया कि भाई ये पैसा नहीं है, जिम्मेदारी है तुम्हारी, इसको ठीक से तुम वो करो। मैंने और फिर किताबें पढ़ी। शायद मैंने अपनी जर्नी में लाइफ, मतलब खुद अपने लिए इतना नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ाने के लिए मैंने पढ़ा बेसिकली। फिर वो जो शिक्षक जिन्होंने मुझे ले गए थे, वो हिंदी मीडियम में अच्छा पढ़ा रहे थे, पर उनको पता नहीं किसी कारणवश वापस आना पड़ गया, तो वो बैच आधे में छूट गया। फिर ब्रांच मैनेजर हमारे घबरा गए, बोले यार वो एक शिक्षक चले गए, हिंदी मीडियम का बैच है, पूरा सब गड़बड़ा जाएगा। मैं सर मेरा तो इंग्लिश मीडियम है। बोले नहीं यार तुम कुछ करो यार। मैं सर 3 दिन लगेंगे। वहाँ एक विक्टोरिया मार्केट है, विक्टोरिया मार्केट किताबों का, ग्वालियर में। हाँ मैंने देखा है। वहाँ गया मैं, सारी जो किताबें थी मेरी ज्योग्राफी की, वो हिंदी की खरीद के लाया। 3 दिन मैं बैठा बढ़िया से, 3 दिन रात करा। पूरी जितनी टर्मिनोलॉजीज थी कि ट्रॉपिकल को उष्णकटिबंधीय भी कहते हैं उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सारी टर्मिनोलॉजीज घुमाई मैंने बढ़िया से, और उतर गया मैदान में मैं हिंदी मीडियम के। मैंने हिंदी मीडियम के सब नेचर को समझा कि सर ने क्या पढ़ाया क्या, तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसे लगी कि और बेहतर मैं कर सकता हूँ इसमें। मतलब कुछ बच्चे मुझे आज भी याद है, उनकी आंखों में आंसू थे। बोले क्या हो गया, मतलब ये सब्जेक्ट जो मैंने अभी तक कभी इच्छा नहीं करी, उसको कैसे कर दिया सर आपने? मैं कहा भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा काम आसान कर रहा हूँ। तू कहेगा मुझे यहाँ बैठ के पढ़ाओ, मैं वहाँ बैठ के पढ़ा दूंगा, नीचे आके बैठ के पढ़ा दूंगा। बट समझ अगर तू 1 घंटे आ रहा है ना मेरे पास, तो वो तेरा इन्वेस्टमेंट है समय का। आज क्या चाहिए व्यक्ति, बस समय ही नहीं है मतलब। तो और मेरा आज भी कहना है कि अगर तुम मेरी क्लास में आए हो तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें याद भी करवाऊंगा और तुम्हें सिखाऊंगा और आसान काम करा दूंगा तुम्हारा, बस। और जनरली आज भी यही थॉट है कि आप मुझसे पढ़ोगे, घर जाके नहीं पढ़ना पड़ेगा, सीधी बात। तो मेरा पढ़ाने का मतलब है, नहीं तो मैं मतलब हूँ ही नहीं पढ़ाने के लिए। फिर
ये चीज़ हमने फेस करी ना कि आप 1-2 घंटे क्लास ले रहे हो, जाने आने में 3 घंटे लगा दिए आपने, फिर 2 घंटे रिवीजन कर रहे हैं, तो क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और ऑफलाइन में मतलब 1.5 साल में ग्वालियर में ये था कि बच्चों से ज़्यादा मुझे पेरेंट्स जानते थे कि एक व्यक्ति ऐसा है जो मतलब बच्चों को कुछ सिखाने का एक्चुअल में काम कर रहा है। कुछ शादियाँ होती थी तो बच्चे मुझे ले जाते थे शाम को, तो शाम का मेरा बिल्कुल सेट था। शादियों के टाइम पे बढ़िया से जो है ग्वालियर में काफ़ी घुमा हूँ। फिर 2016-17 की बात है, अनअकैडमी से फिर मेरी धीरे से शुरुआत हुई। मैं मतलब चर्चा कर सकता हूँ क्या अनअकैडमी की? हाँ हाँ, अरे प्लीज़, मतलब वो इससे गजब की जर्नी है। प्लीज़ बताइए। तो अब ग्वालियर जैसे शहर में इतना ही बड़ा हॉल होगा, इंग्लिश मीडियम का पीएससी का बैच चल रहा था और अचानक लाइट चली जाती थी वहाँ। अब आप तो फ्लो में पढ़ा रहे हो और जो बच्चे को 3-4 बच्चे जिसने देखे हों और उसको अगर 150-200 बच्चा देख रहा हो तो वैसे ही ज्ञान निकलता है मतलब पढ़ाने के लिए। तो अचानक लाइट चली जाती थी तो पढ़ाते पढ़ाते आप बिल्कुल पसीने में एकदम हो गए। तो 1.5-2 घंटे की क्लास थी, बाहर निकला और फिर एक पैटर्न बन गया था कि लाइट अगर गई तो आप पूरे भीग जाओगे, अगले बैच में जाने से पहले थोड़ा धूप में खड़े होकर पसीना सुखा लो आप, फिर जाओगे। तो वैसे ही क्लास खत्म हुई, बाहर खड़ा था ऐसे का, तो पसीना सब सूख रहा था थोड़ी देर, ऐसे मैंने कहा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर अगली क्लास में जाना। एक अन्य शिक्षक थे तो मोबाइल लेके खड़े हुए थे, उसमें चल रही अनअकैडमी की क्लास और उन्हीं की क्लास चल रही। एंड वो दिन मतलब मेरे लिए पहला दिन था कि मैं इमेजिन कर पाया कि भाई ये शिक्षा जगत कुछ ऑनलाइन भी इस तरह से आ सकता है, जो मतलब पढ़ा सकता है कोई भी। नो डाउट रोमन सैनी जी इनको देखा था, वो भी यूट्यूब पे देखा था, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे मैंने नहीं देखा था। मैंने कहा यार ये तो गजब हो गया। मैंने कहा सर आप इस क्लास से यहाँ भी पहुँच गए? बोले सर कुछ नहीं, बढ़िया अनअकैडमी वाले हैं लोग और आपको पढ़ाना हो तो आप कर सकते हो। मैंने कहा पता नहीं है मुझे, लेकिन आप बात करा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एक बार ट्राई तो कर ही लेंगे हम। नेक्स्ट डे कोई मैनेजर का फ़ोन भी आया उन्होंने, तो उन्होंने कहा देखो सर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हम सब बता देंगे कैसे क्या करना है, बट पीपीटीज़ बनाना पड़ेगा। अब ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं, कोई पीपीटी वीपीटी कहाँ ही बन रही है। तो मैंने कहा फिर भी प्रोसेस बताओ। तो उन्होंने कहा आपको 5 लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए पीपीटीज़ के साथ, और अगर वो टेस्ट मतलब आप उसमें पास हो गए, आपका डेमो हो गया तो हम आपको रखेंगे। तो मैंने पहला चैप्टर था एक रॉक वाला, और खुद ही बनाई, कुछ पत्थर वत्थर ढूंढे इंटरनेट से, बढ़िया गूगल इमेजेस निकाले और 5 वीडियोस मैंने दे दिए। सैटरडे का दिन था, वो अपलोड कर दिया। फिर मंडे कॉल आ गया उनका कि सर आपका कंटेंट अच्छा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने कहा आप क्या करना होगा? बोले भाई साहब आपको 50 वीडियो रिकॉर्ड करने हैं, 8-8 मिनट के, उनकी क्लिप्स 8-8 मिनट की होती थी, 50 वीडियोस बनाने, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास। मैंने कहा पैसा? बोले आपको 12,000 रुपये हम देंगे। अब फिर वही बात, वो 50 वीडियो नहीं दिख रहा है मुझे 12,000 रुपये दिख रहा है। मैं अपनी कैलकुलेशन लगा रहा, शादी वादी होने वाली तो आदमी उस लेवल पे चला जा रहा होता। तो मैंने कहा बस इतना करना है? बोले हाँ। मैंने 3 दिन में 50 वीडियो रिकॉर्ड कर दी। तो अब जब कोई स्टार्टअप भी चालू होता है और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से रिस्पॉन्स होता है तो पूरे फ्लोर पे हलचल नहीं होती कि यार कुछ तो एकदम इतना क्या अपलोड हो गया। तुम्हारे जो रोमन सैनी थे उन्होंने कहा यार इतनी जल्दी तुम कोई कर रहा है, एक बार क्वालिटी चेक कर लो, मतलब कंटेंट में ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। प्रॉपर ऑडिट हुआ उसका, फिर से कॉन्ट्रैक्ट आ गया। बोले अब एक्स अमाउंट ऑफ मिलेगा आपको और आप 100 वीडियो बना दो अगले 1 महीने में। 7वां या 8वां दिन था, 100 वीडियो रिकॉर्ड हो गए। मतलब मैं यहाँ ऑफलाइन में पढ़ा हूँ रात को 11 बजे तक, और सुबह जो है रात भर बैठ के सुबह तक रिकॉर्ड करो बढ़िया। कुछ वीडियोस तो उसमें मंदिर की घंटी की आवाज़ आ रही है, मतलब ऐसे हाल। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि एक दिन मेरा ऐसा भी था कि 24 घंटे में करीब ऐसे 8-8 मिनट के 52 वीडियोस मैंने अपलोड करे थे। एंड वो सबसे हाईएस्ट था उस पूरे प्लेटफॉर्म पे। और उसी में मैंने वर्ल्ड मैप्स डाले थे, और पहली बार पूरे भारतवर्ष में वर्ल्ड मैप को किसी ने एक्चुअल में मैप पे दिखाया था। नहीं तो सब शीट्स दिया करते थे हमारे, उसमें जितनी भी सारी चीज़ें मतलब रिवर्स हो, माउंटेन्स हो, प्लेट्यूज हो, प्रॉपर मैप्स में दिखाए। एंड वो सीरीज़ मेरी प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे, मतलब बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और वहाँ से 2017-18 से मेरी गेम एक्चुअल में शुरू हुआ। फिर मैंने देखा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भाई, इसको मतलब ठीक से निभाओ, और अच्छे से काम किया और बेहतर, और मतलब चीज़ें फिर बेहतर होती चली गई। और वो कब 300 से 3 लाख कन्वर्ट हो गए, अब आज मतलब बैठा हूँ यहाँ पे। हमारे पास भी एक वर्ल्ड मैप है, मैं भी आपसे कोशिश करूंगा कि दुनिया को समझूं। मतलब हमारा थोड़ा आर्टिफिशियल है, हाँ, लेकिन अगर आप इतना बढ़िया समझाते हो तो मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग होगा कि जानूं, थोड़ा दर्शकों को भी पता चले कि दुनिया है क्या, जैसे मैप में दिखती है उसको डिस्क्राइब कैसे करते हो। बट मतलब आप बच्चों को जो है पढ़ाते गए ऑफलाइन भी और यहाँ ऑनलाइन भी क्लासेस लेना शुरू। हाँ, मतलब 5-6 महीनों में ऑफलाइन वालों को लगने लगा था कि ये
उन्होंने मतलब मेरे सामने कह दिया था कि यार अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑनलाइन करो या ये करो। मैंने कहा एक काम करते हैं, आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे जो सिर्फ एक चीज़ बाद में हिट करने लगी थी कि आपका नॉलेज एक क्लास में नहीं है, मतलब आप बहुत ज़्यादा लोगों को, और फिर वो कमेंट्स वगैरह पढ़ के हमें हिट करती हैं चीज़ें, आज भी हिट करती हैं मुझे कि यार बच्चे को अगर किसी ने आपने कुछ वैल्यू ऐड किया तो वो अच्छी चीज़ हुई। तो उनको लगा नहीं यार ये गलत, मतलब कहीं हमारा साथ ना छोड़ दे। तो मैंने उनसे कहा कि दिन में मैं कुछ काम नहीं करूँगा अकेडमी में, रात को जब भी क्लास एंड होगी उसके बाद ही होगा जो भी होगा। तो 1 आध हफ्ता चला, लेकिन उनको उसमें भी मज़ा नहीं आया। तो वो फाइनली उस बात पे आ गई थी कि या तो आप यहाँ रहोगे या यहाँ रहोगे। मैंने कहा आपकी मैं सारी शर्तें मान लूँगा, आप जो शर्तें लगा सकते हो, बट अगर आप मुझसे 2 में पूछोगे तो कैसे काम बनेगा। फिर वो मुझे निर्णय लेना ही पड़ा कि मतलब मैं अब ऑनलाइन ही जाऊँगा करके। तो 2019 में जनवरी में मैं छोड़ के ग्वालियर अपना कोर्स जो था वो कंप्लीट कराया प्रॉपर, और फिर मैं इंदौर शिफ्ट हो गया। और इंदौर भी ऐसी रिस्क में कि उस टाइम कोई अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मॉडल ऐसा कुछ नहीं था, सब पूरा फ्री कंटेंट ही दे रहे थे। पर मैंने कहा चलो ठीक है, रिस्क ली जाए। 1 आध महीने मैंने वहाँ इंदौर में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया, बट फिर मैं पूरी तरीके से इंक्लाइंड मतलब अनअकैडमी के लिए, मतलब क्योंकि ये लोग मुझे मौका देते गए नो डाउट, और मैं उस चीज़ का मतलब उसको प्रूव करता गया आज तक। और फिर आ गया कोविड का टाइम। हाँ, कोविड आया, और कोविड में तो आप मान के चलो कि मुझे गांव जाना पड़ा, वापस गांव गया मैं, और गांव से घर से ही पढ़ाया है मैंने, मतलब। तो वो कोविड में बच्चों को और चीज़ें मिली, और फिर जो मैंने एक बड़ा ट्रांजिशन देखा कि जो बच्चे बड़े शहरों में आते थे पढ़ने, दे रियलाइज़ कि यार मैं लाखों पैसा मैंने खर्च कर दिया रहने के लिए क्लासेस में, पर याद तो यहाँ हो रही है मुझे, मतलब बैठ के यहाँ चीज़ें याद हो रही हैं। तो उस दिन भी मुझे चीज़ें समझ आई कि अपन भाई कहीं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब उस टाइम समझ आने लगा था, क्योंकि अब कमेंट में बच्चा बता देता है अपनी स्टोरी कि सर मतलब कितना समय मेरा निकल गया यहाँ, और ये चीज़ तो बिल्कुल ऐसी थी जो क्लियर हो गई आसानी से। मतलब 17-18 क्लासेस लेता हूँ मैं, यूट्यूब पे भी करीब 30-35 वीडियोज़ मेरे डले हुए हैं। मैं बता रहा हूँ अगर उसको देख लेगा तो आप दुनिया की जितनी भी कोई भी नदी, माउंटेन, रिवर, आप बस नाम लोगे बच्चा बता देगा। मतलब इस लेवल पे अपन ने उस पर काम करा। तो कोविड के बाद तो चीज़ें और बल्कि 10x हो गई थी, मान के चलो। बट आपको लगता है कि कोविड का जो काल था वो इंडिया के एजुकेशन सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर था? गेम चेंजर इन केस ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिनकी इच्छा थी बेहतर कंटेंट के लिए लेने के लिए, मतलब जो हकदार थे, नॉर्थ ईस्ट से लगा के गांव से गांव का बच्चा, उसको समझ आ गया कि ऐसा भी पढ़ा जा सकता है। एक रास्ता खुल गया जिसको नहीं आपदा में अवसर, तो वो मुझे लगता है ये एक अवसर था हमारी शिक्षा जगत को बेहतर करने का, जिसमें नए नए रास्ते। और मैं देख रहा हूँ आने वाले 3-4 महीनों में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को ऑनलाइन आना पड़ गया। मतलब वो एक डिमांड भी बन गई उन लोगों की, और बच्चों के साइड से अगर देखूँ तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया उसमें, क्योंकि उसे ऑप्शंस बहुत मिल गए। उस ऑप्शंस में सब लोगों ने अपनी क्वालिटी अच्छी कर ली बेहतर देने के लिए। तो मतलब वो एक गाँव का बच्चा जो नहीं आ पा रहा है, भाई नहीं आ सकता, मैं 4-5 लाख कैसे कोई खर्च करेगा दिल्ली में। और ये चेंज ऑनलाइन आने का मैंने विजिबल अपनी आंखों से भी, मैं कोटा गया था, हाँ, वहाँ मैंने देखा कि पहले जैसे कोटा में मोनोपोली थी कुछ कोचिंग्स की, है ना, फिर कुछ कोचिंग्स ऑनलाइन आने लग गए, फिर बच्चे वहाँ पढ़ने लग गए। तो उसका इतना बड़ा चेंज आया है कि पहले जो रूम वहाँ पे 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये मिलते थे, आज 4-4 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। सही कह रहे हो। ये एक चेंज तो आया कि भाई आप जैसे मैं इस पे आ जाऊँ, जैसे अनुज अग्निहोत्री जिन्होंने अभी यूपीएससी टॉप किया, आपने उनको पढ़ाया, और अनुज भी आपको बहुत थैंक यू बोल रहे थे, हमने इंटरव्यू जब किया था। बट वो मुझे लगता है कि ऑनलाइन अगर कोचिंग नहीं होती तो इतना आसान नहीं होता अनुज के लिए भी। हाँ, मतलब वही देखो, एक तो जॉब करने वाले जो बच्चे हैं, हाँ, उनको अगर कुछ अपने लाइफ में एक्सेल करना है, उन्हें लग रहा है कि यार ये एग्ज़ाम निकाल के मेरा कुछ और मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो मजबूर है भाई, ऑफलाइन में कैसे आएंगे। तो ऑनलाइन एक बहुत बढ़िया तरीका था। डॉक्टर्स हैं, अपनी जिम्मेदारी वहाँ भी निभा रहे हैं, पढ़ना भी चाह रहे हैं। बट एक बार बताओ, ये सब तो ठीक है, ज्योग्राफी बड़ा टफ सा सब्जेक्ट लगता है, मतलब बोरिंग सा लगता है कि यहाँ से फलानी रेखा निकल रही है, विषुवत रेखा यहाँ जा रही है, अक्षांश देशांश, ये सब पूरा, हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, इसको कैसे आसान किया आपने? मतलब मैं जब खुद पढ़ रहा था ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मेरे ऐसे सवाल हुआ करते थे कि इसे हम जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ ही क्यों कह रहे हैं, मतलब वो ट्रॉपिक वर्ड का मतलब क्या, कोई नहीं सिखा रहा। आप 12th पास हो गए, लेकिन 6th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं पता है। और ये चीज़ एक्चुअल में मुझे मदद करी पढ़ाते टाइम। मैंने कहा दिक्कत कुछ और नहीं है, सब्जेक्ट की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ये बेसिक ही नहीं हिले हुए हैं लोगों के, यही नहीं समझा। जैसे अभी दिमाग में है ट्रॉपिक ही क्यों कर रहे हैं, ट्रॉपिक का जब मतलब समझोगे आप, तो ट्रॉपिक का मतलब है टू टर्न, चेंज हो जाना। मतलब सनलाइट उस लेयर के बाद, उस लाइन के बाद
90 डिग्री का एंगल कभी बना ही नहीं पाता है। यही वो अर्थ की रीजन्स है जहाँ पर सनलाइट बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना पा रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी हो रही है वहाँ पे, अर्थ का इंक्लिनेशन ही वैसा है। तो ट्रॉपिक का मतलब जब बच्चों को समझाया कि अच्छा इसका मतलब टर्न है कि 21 जून के बाद सन ऊपर नहीं जाएगा, वापस टर्न लेके मतलब उसकी एनर्जी जो है इंसोलेशन वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो उसका दिमाग घूम गया कि यार ये तो 6th से मैं झेलते आ रहा हूँ ट्रॉपिक को, और अब जाके क्लियर हो रहा है। दैट क्रिएट्स द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट बेसिकली। उसके बाद फिर आप जो कह रहे हो कि आसान कैसे किया, कुछ नहीं करो, इमेजिन करवा दो उसको कुछ भी, कि अगर ये राइट बैंक है तो लेफ्ट बैंक है, तो आदमी को मैं नॉर्मल कहूँगा राइट बैंक से नहीं आएगी समझ में, मैं कहूँगा तू वहाँ खड़ा हो नदी के पास, दौड़ के देख, चल तेरा सीधा हाथ कहाँ है, दायां बायां हाथ कहाँ है, इमेजिन कर, दैट इज लेफ्ट एंड राइट। वो करेगा इमेजिन। नहीं ले जाता तो मैं बोल के ले जाता हूँ, भाई जा एक बार जाके देख। तो अब अच्छा, इंडिया में अगर जोग्राफिकल पॉइंट से जाना जाए तो कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं, मतलब कि जिसको बच्चों को तो याद ही रखना चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग है, एज अ टीचर आपको भी गूज़बम्प देते हैं कि अरे यार ये भी हिंदुस्तान का ये पार्ट है। जैसे हमारे जो है प्रयागराज में एक जीरो रोड है, वहाँ से पता नहीं कौन सा बोलते हैं कि जीरो कौन सी रेखा गुजरती है और क्या कुछ होता है, टाइम लाइन है। हाँ कोई टाइम लाइन है, ये वो क्या है, वो थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखो मतलब सवाल यही है ना कि जब सनलाइट हमारा जो है वो पूरी अर्थ पे एक टाइम पे तो आ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो जब अब जैसे घड़ियाँ नहीं है हमारे पास, घड़ी थी नहीं तो हम सन के हिसाब से चलते थे कि यार बिल्कुल जब आपकी परछाई नहीं बन रही मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं एक तरह से। तो टाइम ऐसे तो फिर मनमर्जी से हर कोई सेट करता पूरी अर्थ पे। तो टाइम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने लॉन्गिट्यूड्स जो बोल रहे थे अभी, देशांतर की बात कर रहे थे, तो देशांतर पहले पढ़ाए जाते हैं, पहले समझा जाता है, देशांतर पूरे अर्थ को कवर कर रहे होते हैं और फिर उस देशांतर से हम टाइम निकालते हैं। तो जो आप जो लाइन के बारे में बात कर रहे हो वो लाइन ऐसी लाइन है जिसके मदद से हम पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में टाइम को सेट कर रहे होते हैं। सबकी घड़ियाँ एक टाइम पे चल रही होती हैं उसके वो कारण। प्रयागराज में जो है, हाँ, नैनी, प्रयागराज, जो मिर्जापुर और ये सारी चीज़ें, अच्छा वो ऐसी इतना बड़ा महत्व है उसका। इसीलिए कभी भी हम जो कहते हैं कि ये क्रिकेट मैच जो देखा जाएगा GMT प्लस कुछ लिखा रहता है उसमें, ग्रीनविच मीन टाइम, वो एक्चुअल में यूरोपियन वाला टाइम दिया रहता है प्लस उसमें 5.5 घंटे आगे। तो उस लाइन के अकॉर्डिंग हम टाइम सेट कर लेते हैं हमारा। तो आज आपकी घड़ी मेरी घड़ी अगर टाइम सेट है तो उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान। तो हमारे शहर में इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो है लोग उसको जानते नहीं है। तो मैं तो प्रयागराज का रहने वाला हूँ, इसलिए मैंने पूछा। हाँ नहीं, सही बात। बट एक बात बताओ, और ये जो टाइम सेट होता है, जैसे कि हम ये देखते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग जो नहीं इस बैकग्राउंड से वो नहीं जानते होंगे। जैसे देखते हैं इंडिया में अगर अभी मान लीजिए कि 4:30 बज रहा है तो दुबई में हो सकता है 2:30 बज रहा होगा, 2 घंटे पीछे है, या फिर कोई 4 घंटे आगे रहता है, फिर कहीं दिन है कहीं रात है। ये क्यों होता है? वही मैं आपको कारण समझा रहा था कि सन का एक जगह एक टाइम पे पूरी अर्थ पे नहीं आ रहा है ना। तो ये जो आपने लाइन की बात करें ना, ऐसी लाइंस हर कंट्रीज ने बना रखी हैं स्टैंडर्ड टाइम। और अब हर कंट्री किसके अकॉर्डिंग सेट होगी, तो उसके लिए इन्होंने ग्रीनविच मीन टाइम लाइन बना रखी है जो लंदन से गुजरती है, मतलब यूरोप में जाओगे उसको आइडियल बना रखा है कि अगर वहाँ 12 आप इमेजिन कर रहे हो तो आप हर एक कंट्री अपनी स्टैंडर्ड लाइन के हिसाब से घंटे आगे पीछे कर लेते हैं। जितना आप ईस्ट की तरफ हो उतना टाइम ऐड करते हो, जितना वेस्ट की तरफ हो उतना टाइम आपको माइनस करना होता है। तो वो सन के अकॉर्डिंग ही उसका हमने रखा हुआ है। बट चूंकि सब लोग माने हैं उसके लिए स्टैंडर्डाइज सारा सिस्टम बनाया रखा है। तो पूरी दुनिया का टाइम लंदन से सेट होता है? हाँ, आप कह सकते हो। उसके अकॉर्डिंग फिर मतलब उस कंट्री का टाइम तो जो है स्टैंडर्ड उसके टाइम से ही होगा, लेकिन उसका आइडियल जो मेन लाइन रखी है हमने वो GMT है। तो उसके बाद जो है बाकी देश अपने हिसाब से आगे पीछे करते हैं टाइम। ओ, मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हो जी और आप गुजरात में हो जी, तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप वैसे भी 2 घंटे टेक्निकली आगे पीछे हो बहुत ज़्यादा। अरुणाचल प्रदेश पहले सन देखेगा जब सूर्य देख रहा होगा, जब गुजरात में अंधेरा ही हो रखा होगा, सुबह के 4 ही बज रहे होंगे कहने के लिए। अच्छा। पर चूंकि दोनों का टाइम मिलाना है हमें, इसलिए वो बीच में से हमने लाइन गुजारी थी बिल्कुल आपका इलाहाबाद प्रयागराज में वहाँ से, ताकि दोनों का टाइम एक्चुअल में एक जैसा रहे। पर अब वो तो हमने हमारे सहूलियत के लिए किया है, बट सूर्य को थोड़ी पता है वो सब चीज़ें। तो सन तो आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह 6 बज रहे होंगे रियल फील कि उजाला आ चुका है, पर गुजरात में नहीं आएगा। गुजरात अभी इंतजार कर रहा है सन का, एक्चुअल में 2 घंटे। बट जैसे मैं अभी गया त्रिपुरा, फ्लाइट में था, तो और मैं घड़ी में अपने देख रहा था, अच्छा 2 बज रहे थे, अचानक से 2:30 बज गए, अचानक से 2:30 बज गए। तो मैंने कहा यार 2 से 2:30 कैसे हो गया? तो पता लगा कि हम बांग्लादेश के ऊपर से निकल रहे हैं। फिर जब त्रिपुरा में वापस लैंड किए तो फिर टाइम जोन सबके अपने अपने अलग चल रहे हैं। ये ऐसा घड़ी अपने आप सेट हो जाती है? नहीं, घड़ी सेट वो मोबाइल में, मोबाइल वाली ये तो हमें करनी बजाय सैटेलाइट। मोबाइल वाली घड़ी मैं तो फोन में चेक कर रहा था। तो वो तो मोबाइल नेटवर्क के कारण उतना सेट तो हो ही जाएगा ना, वहाँ का कनेक्शन लेने लगेगा, वहाँ का टाइम सेट। तो बट
धरती तो भाई अगर टाइम चेंज होना चाहिए तो बांग्लादेश का तो क्यों चेंज हो जाता है? बांग्लादेश का अपना स्टैंडर्ड टाइम होगा ना, वो उसके हिसाब से चल रहे हैं, वो इंडिया के हिसाब से क्यों चलेंगे? अच्छा, उन्होंने अपना, अब जैसे रशिया कंट्री देखो आप, हाँ। कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी। तो उनको एक से ज्यादा टाइम जोन रखना पड़ गया। एक रखते तो उधर से अंधेरे और उजाले में हो जाता, 12-12 घंटे का अंतर आ जाता। तो कंट्रीज मल्टीपल टाइम जोन्स भी रखती हैं। यूएस में भी है? हाँ, यूएस में है, चाइना में है, फ्रांस की तो अलग अलग आइलैंड्स हैं पूरी दुनिया में, तो वहाँ के मतलब सबसे ज़्यादा, जबकि फ्रांस छोटा सा कंट्री है, चाहता तो एक दो पे काम हो जाता, बट अलग अलग आइलैंड्स भी हैं उसके, तो वहाँ के अलग टाइम जोन्स चलते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रांस ले बैठा है इसे। अच्छा, ये बताओ थोड़ा सा मुझे आइलैंड वाला खेल भी समझा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये ज्योग्राफी समझना आपसे, मैं तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बात करके। मैं एकदम स्टूडेंट की तरह, एक बच्चे की तरह आपसे सवाल पूछूंगा। हो सकता है बहुत सारे सवाल आपको सिली लगेंगे, लेकिन बहुत सारे दर्शक हैं जो इसके बारे में जानना चाहेंगे। फ्रांस के हैं ज़्यादा? फ्रांस के भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप इंडियन इंडिया का ओशन में, नियरेस्ट, इंडिया से नियरेस्ट कहाँ पे होगा फ्रांस का आइलैंड? मतलब नीचे हम लोग जाते हैं, जो सबसे फेमस जनरली हम बात करेंगे तो एक रियूनियन करके बहुत ज़्यादा फेमस होता है, रियूनियन हॉटस्पॉट। मैंने इसको फेमस इसलिए कहा कि आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको इसलिए पढ़ा जाता है कि वो जिम्मेदार है आज महाराष्ट्र में जो काली मिट्टी मिलती है हमें, ब्लैक सॉइल मिलती है, उसके लिए जिम्मेदार है। कभी इंडिया जहाँ आज हम हैं, वो दिखाई दे रहा होगा आपको नॉर्थ में जहाँ दिख रहा है इंडिया, वो कभी वो नीचे अफ्रीका दिखाई दे रहा है आपको? नीचे मतलब एक आइलैंड दिख रहा होगा बड़ा सा लंबा सा, जहाँ इंडियन ओशन लिखा होगा, हाँ, वही है आपका वो एक कॉर्नर में, वो रियूनियन आइलैंड है। कभी भारत अपना वहाँ हुआ करता था नीचे, जब वहाँ से ऊपर की तरफ आया, इंडिया ट्रैवल कर रहा था। अब इंडिया कैसे ट्रैवल कर लेगा, कौन लेके जाएगा इसको? पृथ्वी के अंदर का मैग्मा लावा, जब वो मूव करता है तो ऊपर का हिस्सा ये भी मूव कर रहा था। तो जब वो रियूनियन आइलैंड के पास से इंडिया गुजर रहा था, तो उस पर इतना ज्वालामुखी निकला है। आज इंडिया के पास आप देखोगे महाराष्ट्र वाला रीजन है, मालवा प्लेट्यू एमपी का, तो वो लावा जब वहाँ फैला, ठंडा हुआ, रॉक्स बने, मिट्टी बनी, तो इसलिए वो काली मिट्टी वहाँ मिलती है हमें, क्योंकि वहाँ पे ज्वालामुखी जो निकला था वो रियूनियन हॉटस्पॉट से आया था। इसलिए मैंने मतलब उसको मैं कहूँगा कि वो बहुत काम का है हमारे लिए, बच्चों के रेस्पेक्ट। वो रियूनियन जो आइलैंड दिख रहा है, मैं अब कैसे बताऊं, दर्शक जो है नाराज हो जाएंगे, हम इस पे नक्शा लगा देंगे रियूनियन और आइलैंड का। तो वो अभी फ्रांस का है? हाँ, और फ्रांस तो बहुत ही दूर है वहां से। तो अब अभी जैसे अब ईरान और इसका कितना युद्ध चल रहा है, अभी अमेरिका तो कहने के लिए दूर है, बट अपनी जुगाड़ करके रखा है ना उसने हर जगह। हाँ, तो ये आइलैंड स्ट्रेटेजिकली ये लोग अपने अंडर में रखते हैं ताकि और भी देशों के रीजन्स में नज़र रख पाएँ अपनी। अब ऊपर ही जस्ट उस पर आओगे तो आपको एक चागोस आइलैंड मिलेगा, चागोस आर्किपेलागो, जो भी बीच में हवा उड़ी थी कि यहाँ पे मिसाइल अटैक हो गया। चागोस में भी यूके और यूएस का काफ़ी ज़्यादा मतलब समय पर दबदबा रहा है। बट इन लोगों ने मतलब जानबूझ करके दुनिया को रूल करने के लिए, वर्ल्ड पावर बनने के लिए अलग अलग जगहों पे बेसिस बना रखे हैं, अभी भी कब्जा करके रखा है। सबको अपना वर्चस्व चाहिए बेसिकली, और वर्चस्व में अगर कोई भी चीज़ बाधा डालेगी तो ऑफ कोर्स आपको इनकी लोकेशंस दिखेगी। रशिया को देख लो, भले ही कितना बड़ा देश है, लेकिन आज भी उसको भूख है कि मुझे गर्म पानी मिल जाए। सब तो पानी जमा हुआ है उसके ऊपर, गर्म पानी रहेगा, हॉट वाटर, तो ही तो शिप चल पाएंगी। तो सब कनेक्टिविटी का है, ट्रेड का है। अब ट्रेड कितना आप ज़मीन से कर पाओगे, इतनी भयंकर टेरेंस हैं। अब हिमालय नॉर्थ से हम आ ही नहीं सकते, हमको खुद ही चाबार पोर्ट ईरान के थ्रू हमें जाना पड़ा चीज़ें। तो रशिया को ही देखोगे तो रशिया अलग अलग जगह, यूक्रेन पे क्यों ही हमला इतना क्यों चला कि भाई कहीं ना कहीं मैं गर्म पानी की तरफ चला जाऊँ, मुझे कनेक्टिविटी मिल जाए दुनिया की तरफ से। आर्टिक से तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं। तो सर मुझे लगता है ना कि एक बार हमें मैप पे चलना चाहिए, क्योंकि आप इतना इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहे हो। हाँ। तो मैं कैमरा टीम से कहूँगा कि एक कैमरा का सेटअप ऐसा करो कि हम उधर मैप पे चलते हैं। कुछ आइलैंड्स नहीं दिखेंगे उसमें, छोटे हाँ, छोटे। मैं बता दूंगा लोकेशन। आप बता देना मुझे, अपन उधर मैप पे चलते हैं जी। थोड़ी देर मैप पे बात करेंगे, वापस आकर के फिर आगे की बात कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहे हो कि मन कर रहा है कि यार उधर ही जाके जाने। चले उधर चल सकते हैं, उधर चल सकते हैं हम लोग। मुझे बार बार लग रहा था बातचीत करके कि यार मैप पे आना चाहिए सुदर्शन सर के साथ, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैप को बता रहे हैं। ये हमारा एक आर्टिफिशियल दुनिया है, इसमें बहुत सारे आइलैंड नहीं दिखेंगे छोटे छोटे, क्योंकि इतना महीन काम नहीं कर पाते ये लोग जो जिनका भी ये काम है, बट मोटा मोटी इनसे समझेंगे। तो अभी शुरुआत वहीं से कहते हैं, आप जो किसकी बात कर रहे थे कि भारत खिसक के गया और ये सब। अच्छा, पहले इसी से शुरू करते, ये धरती, ये दुनिया बनी कैसे है? देखो मतलब जब भी मैं एकदम बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो 3 चीज़ें हैं हमारे अर्थ पे, और वही लाइफ जीवन चला रही, बायोस्फीयर चला रही, दैट इज़ लैंड, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो हम मान के चलते हैं कि हमारी जब पृथ्वी का निर्माण हुआ है तो उसमें कुछ चीज़ अगर देख सकते हो ज़्यादातर पानी के अलावा, तो वो है पत्थर, चट्टान, सब हर चीज़ उसी, चाहे पर्वत बोल दो, कुछ भी बोल दो आप। अब वो पत्थर किससे बना होगा? तो लावा। और लावा कहाँ से आया होगा? ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी ऊपर से तो कभी देखा नहीं मैंने, कहाँ से? अर्थ के इंटीरियर से। तो ज़्यादातर हर चीज़ का निर्माण अर्थ के इंटीरियर से हम कनेक्ट कर रहे होते हैं।
अब ये जो इतना हम जो देख रहे हैं ये तो ज़मीन का हिस्सा हो गया, फिर हम बोलते हैं ये ओशियन है, बट ओशियन का पानी आप हटा दो एक टाइम के लिए तो भी तो ज़मीन ही आ जानी है। तो सबसे पहली चीज़ अगर कुछ है तो वो लिथोस्फीयर है हमारा। उसके बाद उसमें वाटर बॉडीज़ का निर्माण होना अलग अलग समय पे। फिर इसके अंदर भी अगर मैं पृथ्वी के अंदर चला गया तो वो है लावा मैग्मा जिसे हम कहते हैं, पूरा पिघला हुआ पदार्थ। और वो जब मूव करता है टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण तो इनके अंदर सब चेंजेस आते हैं, इसमें हलचल होती है, इसी के कारण भूकंप, ज्वालामुखी, सारी चीज़ें आती हैं। तो आप ये जब बात करें तो जो भारत आज यहाँ है पहले नहीं था? हाँ, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि आप ये मान के चलो कि आज से मैं 200-250 मिलियन साल पहले चला जाऊँ, ये पूरी पृथ्वी एक सिंगल लैंड मास मानी जाती थी। एक ही थी बस, ये एक ऐसा ज़मीन का हिस्सा था, ऐसा मान लो आप। और पेंजिया कहते थे उसे हम। फिर वही कहा कि जिसके अंदर का लावा फिर वो धीरे धीरे अलग हुआ तो ये सब टूटना शुरू हुए। हमारा प्यारा भारत जो था, मान के चलो कि साउथ में हुआ करता था, जिसे हम कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा मानते थे, जिसमें भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जो कि यहाँ दिख नहीं रहा होगा, और साउथ अमेरिका, ये सब कनेक्टेड थे और एक ये वाले हिस्से ऊपर थे। इंडिया जो है मान के चलो धीरे धीरे मैग्मा लावा के मूवमेंट के कारण फिर साउथ से ऊपर की तरफ नॉर्थ में गया। और इसी जर्नी के दौरान हम जो बात करेंगे कि इस जर्नी के दौरान यहाँ फ्रांस का एक बड़ा प्रमुख आइलैंड है रीयूनियन आइलैंड, जब उससे गुजर रहा था। और रीयूनियन मतलब आप समझ लो ज्वालामुखी है वो तो साक्षात। अब वो ज्वालामुखी के ऊपर से अगर कोई चीज़ गुजरेगी तो वो उसके ऊपर भी आएगा लावा। तो ये भारत में जो स्पेशली महाराष्ट्र का ये जो रीजन डेक्कन प्लेट्यू, वो लावा यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में फैला। लावा सूखा, चट्टान बनी, बेसाल्ट चट्टान, वो उसके बाद अपर्दन हुआ और धीरे धीरे आज जो हमें काली मिट्टी और कपासी मृदा जो देखने को मिलती है। क्या बात कर रहे हो? वो जो काली मिट्टी है वो इधर से आई है? इसका ओरिजिन आप मान लो रीयूनियन आइलैंड से। अब मुझे आपसे ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आ रहा है, ये अब इंटरेस्टिंग लग रहा और है। एक चीज हम कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने वरदान दिया हुआ है, तो वरदान मान के चलो ये जब जर्नी थी यही वरदान था। क्योंकि जैसे ये आया तो यहाँ तो पहले समुद्र था, अब ऊपर का हिस्सा तो वैसा का वैसा ही था। तो जैसे ही भारत आया और ये वहीं था तो बीच के समुद्र के अंदर का जो सेडिमेंट थे, अवसाद थे, वही उठ के हिमालय बन गए। तो हिमालय यहीं क्यों बना? यहाँ बन जाता, यहाँ बन जाता, बट वो आज जो आप हिमालय में सब कुछ देखते हो कभी तेथिस नाम के सागर के अंदर जो सेडिमेंट थे उसमें पाया जाता था। तो इसके ऊपर आने से बहुत सारी घटनाएं हुई हैं हमारे। ये कितने हजार साल पहले की बात है? अब मान के चलो कि 100 मिलियन साल तो आप मान लो। हिमालय तो बल्कि बहुत नई घटना है, 50, 60, 70 मिलियन साल पहले की बात है। 50 ज्योग्राफी के टीचर के लिए इतना ये कम समय लगता है? 50, 60, 70 मिलियन? अरावली के सामने तो बहुत नया ना। अरावली तो 2500 मिलियन साल, मतलब अरावली वो जगह है, इतना ख्याल हम इसलिए रख रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इसलिए ध्यान रख लो कि दुनिया के सबसे पुराने पर्वत, पुरानी पत्थर, चट्टान सब अरावली में मिल रहा है, इसीलिए संभाल लो, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो अरावली वाला पूरा विवाद हुआ उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे, तो अरावली जो है वो हिमालय से भी पुराना है। और आप इंटरेस्टिंग बात, जब अरावली बना था, अपनी यंग एज में रहा था, तब हिमालय से भी ऊंचा हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, तो अरावली हमें सिखाता है कि आप कितने ही ऊंचे चले जाओ, कितने पद पे चले जाओ, लेकिन आपका अवर्दन इरोजन हो सकता है अगर ध्यान न दे तो नेचर का इनफैक्ट ये रूल ही है बैलेंस बनाना। अगर ऐसी चीज़ें तो सिर्फ बनती रहती तो फिर बैलेंस कैसे बनता? तो अरावली हिमालय से ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आज करीब करीब 1700 के आसपास उसकी ऊंचाई रह गई है औसत अगर हम देखें तो। मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में हिमालय जितना ऊंचा है उतना ऊंचा न रहे? अभी न रहने जैसा तो नहीं कहूँगा, अभी तो बल्कि वो अपने फॉर्मेशन फेज में है। अच्छा। अभी तो और ऊंचा होगा, ऐसा मान सकते हो, क्योंकि भूकंप इस बात का प्रूफ है कि आज भी यहाँ पर हलचलें हो रही हैं। भारत अभी भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने में लगा हुआ है, तो वो जितना नॉर्थ के बीच में फंसा अवसाद सेडिमेंट और ऊपर होगा। इसलिए अभी आप जब बचपन में रहोगे तो हिमालय की हाइट जो थी करीब करीब हम आखिरी में 48 लगाया करते थे, 8848, अब वो 8850 के आसपास बोलने लगे किताबें। तो बड़ी हुई है हाइट, मतलब बड़ी है, और आगे भी मोस्ट प्रोबेबली बढ़ना ही है। और थोड़ा बताओ, मतलब हमारे इंडिया के बारे में थोड़ा और इंटरेस्टिंग बताओ, जो ज्योग्राफी में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि जैसे हम देखते हैं कि इधर साइड आप देते हैं, इधर साइड का भारत बिल्कुल अलग सा महसूस होता है, इधर का भारत बिल्कुल अलग लगता है, फिर वेस्ट में चले जाते हैं, फिर नॉर्थ में। थोड़ा सा इसके बारे में आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओगे? मतलब जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, हिमालय और ये सारी चीज़ें, इससे आज की आधी से ज़्यादा अर्थव्यवस्था इससे संभली हुई है। आप इमेजिन करो कि हिमालय एक कोई ऐसी है जिसने बाधा बना रखी है, पर एक्चुअल में अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं हमको ठंड में बिल्कुल बर्फ़ से ढक देती, और गर्मियों में हमारे भारत से ज़्यादा लो प्रेशर तिब्बत पठार पे भी कई बार बनता है। तो मॉनसून को रोकने वाला हिमालय अगर नहीं होता तो मॉनसून इधर आगे तक चला जाता, तो गर्मी में हम सूख जाते और ठंड में हम बिल्कुल जम जाते। हम दोनों प्रकार के डेजर्ट अनुभव कर रहे होते बेसिकली। तो हिमालय वो काम कर रहा है कि ठंडी हवाओं को आने से रोक भी रहा है और हमारे मॉनसून को रोक देता है कि भैया आगे मत जाओ,
तो भारत में अब बिना बारिश के तो आप इमेजिन कर ही नहीं सकते कुछ। मतलब अगर हम ये माने कि जो हिमालय वो हमारा गार्डियन है, गॉडफादर है, जो भी क्या जितना उसके लिए सम्मान मैं तो प्रणाम करवा देता हूँ बच्चों को क्लास में कि पैर छुए इनके जरा। अच्छा। क्योंकि फॉर्मेशन पढ़ाते हैं हम। फिर अब देखो ना, हाइट है तो ग्लेशियर हैं, ऊंचाई जितनी ऊंचाई पे जाओगे ठंडी होती है टेम्परेचर, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघले हैं तो नदियाँ बनी हैं। तो इसके होने से अब नदियाँ ही नहीं होगी, गंगा नहीं होगी, यमुना नहीं होगी, तो कैसे काम बनेगा। मतलब अब और इंडिया में जो पर्वतमालाएं हैं वो कैसे क्या इंटरेस्टिंग है उनमें? इंटरेस्ट बात, जैसे अभी हम अरावली के बारे में बात कर रहे थे, फिर ऐसे ही यहाँ जो साउथ में आते हैं हम, तो एक पश्चिमी घाट बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स, और इधर ईस्टर्न घाट। इनके कारण भी मान के चलो कि इधर से जब मानसून आता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, तो ये पर्वत उन्हें रोकती हैं हवाओं को, बारिश वहाँ रुकती है। मतलब एक्चुअल में विंड सिस्टम का क्या है, पवन आएगी, अच्छा 3 और पानी से घिरे हैं, तो जो हवा आएगी वो सूखी नहीं आएगी, कम से कम इतना तो पता है हमें, मॉइस्चर लेके आएगी, आर्द्रता लेके आएगी। तो ये पर्वत रोकते हैं कि जरा हमारे पास बारिश करा जाओ। तो यहाँ का ये पूरा रीजन फ्लरिश होता है। बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं हम, जैव विविधता हमें इतनी सारी मिली है। लौटते टाइम भी हमें फिर बंगाल की खाड़ी मिल जाती है, तो हवाएं जो आएंगी वो भी बारिश करके आएंगी। तो इंडिया की ये जो लोकेशन है ना, तीनों साइड से देखो, इधर हिमालय संभाल रहा है, इधर ये दोनों घाट्स हमें संभाल के रख रहे हैं, ताकि इधर से कोई भी हवा आए तो बारिश का कम से कम, और बारिश है और काली मिट्टी का कॉम्बिनेशन, और इधर लाल मृदाओं का कॉम्बिनेशन, और ऊपर ये नदियों के द्वारा जो अपनी एलुवियल फर्टाइल सॉइल है। तो आप देखो कि ज्योग्राफी इस तरह से सेट हुई है कि बारिश भी करा रही है, मिट्टी भी दे रही है, और एग्रीकल्चर भी बिल्कुल अलग अलग तरह से बिल्कुल डाइवर्स होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक बार बताओ, मतलब कि छोटे बच्चों की तरह पूछूं कि मॉनसून जो है सबसे पहले केरला में क्यों हिट करता है, तमिलनाडु में क्यों नहीं हिट करता, इधर कर्नाटका में क्यों नहीं करता? देखो, मॉनसून जनरली हम बोलते हैं सीजन है, बट आप उसको एक हवा की तरह समझो, विंड है वो। आती कहाँ से? हाँ, वही कह रहा हूँ। तो वो जो विंड है बेसिकली, अब जैसे अपना ये इक्वेटर है 0 डिग्री, जनरली हमारी जब पृथ्वी घूम रही होती है तो घूमते समय एक फोर्स लगता है जिसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, कोरियोलिस बल। इसको आप ऐसा समझ लो कि आप एक झूले पे झूल रहे हो, और आपने झूले पे घूमते हुए झूले पे एक बॉल फेंकी, तो बॉल कभी सीधी नहीं जाएगी, जनरली वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा जो इक्वेटर लाइन होती है वो हमारी पृथ्वी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। आप ऐसा मान के चलो कि हमारी पृथ्वी भी घूम रही है, कोई भी चीज़ सीधी नहीं चलेगी, इस पर मुड़ेगी। तो नॉर्थ में कोई भी चीज़ देखोगे अगर हवाओं को, तो उस कोरियोलिस फोर्स के कारण राइट साइड की तरफ जो है हवाएं मुड़ रही होती हैं, और अगर साउथ में देखोगे तो लेफ्ट साइड। तो जब हवाएं इक्वेटर क्रॉस करके आती हैं तो वो सीधी नहीं चल पाती, वो किधर मुड़ेंगी, राइट साइड अपने। तो राइट साइड मुड़ती हैं तो वो इधर मुड़ जाती हैं भारत की तरफ। तो इसलिए साउथ वेस्ट से ही मानसून आ रहा होता है जनरली कई बार। सर अच्छा, एक बात बताओ कि क्या ये ज्योग्राफी है, अब मैं भारत की नदियों पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल खटका कि क्या ज्योग्राफी तय करती है कि कहाँ के लोग कितने फ्लरिश होंगे? एग्जैक्टली मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि लोग हिस्ट्री का भी कहते हैं, और मैं साथ में ज्योग्राफी को भी जोड़ूंगा कि ज्योग्राफी ही सत्य है आज के टाइम पे। चाहे आप आज का युद्ध देख लो, चाहे इस रशिया को देख लो कि इतना बड़ा लैंड मास होने के बाद भी क्यों अक्सर यूक्रेन पे नज़रें गड़ाए हैं, यूक्रेन पे इतना युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि उसे पता है कि मेरे ऊपर ये सारा क्षेत्र जो है वो बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ है, कोई जहाज़ चला नहीं पाऊंगा मैं। तो मैं अगर यूक्रेन पे हमला कर दूंगा, यूक्रेन के पास नज़र रखूंगा, तो मुझे ब्लैक सी यानी काला सागर जो है ये यहाँ पर कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और अगर इससे कनेक्ट हो गया मैं, तो मैं सीधा आ जाऊंगा बॉस्फोरस डार्डेनलिस की जल संधि से होते हुए भूमध्य सागर में, और यहाँ अगर आ गया तो मैं पूरे यूरोप के पास हूँ, इधर अफ्रीका के पास हूँ, सुएज नहर से होते हुए मैं इधर आ जाऊँगा, इनसे ट्रेड हो जाएगा मेरा, ये पूरा बाबल मंडेव के क्षेत्र से आ जाऊँगा, इधर तो थोड़े से दोस्त बनाए रखे हैं तो इधर काम हो जाएगा, उधर नज़र रख पाऊँगा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इधर नीचे भी कोशिश रहती है कि भाई इनके साथ बना के रखूँगा मैं, तो इधर भी इंडियन ओशन में भी जो है नज़र कहीं ना कहीं रख पाएंगे। तो इस तरह तो मतलब इसकी ज्योग्राफी ने इसको मैं अगर समझूं कि यूएस इतना फ्लरिश हुआ और रशिया उसके बराबर फ्लरिश नहीं हो पाया, तो इसकी वजह इसकी जो ज्योग्राफी भी आप कह सकते हो। लेकिन एक भविष्य की अच्छी चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बर्फ़ पिघल रहा है, ये हो रहा है, आप इंटरेस्टिंग बात देखोगे कि बर्फ़ जो पिघल रहा है वो आर्कटिक का भी पिघल रहा है। ये वो जगह है जो अनएक्सप्लोर्ड है, चाहे आप क्रूड ऑयल को लेके बात कर लो, ये बात कर लो, तो सबका ध्यान आर्कटिक ओशन में इस नज़रिए से भी है। भले ही लोग बातें कर लें कि हमारी पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोगों का नज़रिया ये भी है कि अगर जब ये पिघलेगा तो नए सी रूट्स डेवलप होंगे, नए हाइड्रोकार्बन्स और नए क्रूड ऑयल की जगह निकलेंगी। इन्होंने तो नॉर्थ पोल के पास अपने झंडे जो हैं पहले से डाल के रखे हुए हैं, और झंडे भी ऐसे मेटल से बनाए हुए हैं कि जंग न लगे, कि पहले से हमारी जो है यहाँ पर सॉवरेंटी दिखा सकें हम। इस लेवल की बात हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ऐसे शिप्स बना रखे हैं जो बर्फ़ को काट के भी जा सकते हैं। हाँ जी।
तो मतलब मुझे ज्योग्राफी लगता है ये मैप में मेरे ये गड़बड़ है, यहाँ पे कट होना चाहिए ना एक कि वो दिख नहीं रहा। फिर मैं क्या होगी एक रेफरेंस के लिए है इसको, इसमें देखेंगे तो अंडमान और लक्षद्वीप नहीं है और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड नहीं दिए इसने बना करके, बट वो इंडिया के ही हैं इसमें कोई दो राय नहीं। बट सर एक बात बताओ, जो इंडिया की नदियाँ हैं उसमें गंगा का रोल तो हम सब जानते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी नदी है जिसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया जाता है, जिसके बारे में नहीं जाना जाता, लेकिन उसका रोल बहुत ज़्यादा है इंडिया की डेमोग्राफी को इस्टेब्लिश करने में? देखो, ग्लोरिफिकेशन तो नो डाउट कई बार भले पूरे देश में ना हो, लेकिन हर नदी का अपना रीजनल जो है उस क्षेत्र में अगर आप जाओगे, किसी छोटे से छोटे क्षेत्र में जाओगे तो उस नदी का महत्व है। तो नदी कहीं भी हो उसका महत्व हमें मिलेगा, लेकिन चूंकि लर्नर्स पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जनरल नॉलेज के नाम पे फिर बहुत सारी नदी अजीबोगरीब हम सुनते रहते हैं कि भाई लूनी नदी ऐसी है कि जो जा ही नहीं पा रही है आगे तक, राजस्थान के डेजर्ट में ही छुप जाती है। बट मेरा मतलब ये है कि नदी किसी भी क्षेत्र में जाओगे, चाहे आप कृष्णा ले लो, गोदावरी ले लो, कावेरी ले लो, सबका अपना योगदान है, चाहे नर्मदा ही फिर क्यों ना हो। एक अच्छी चीज़ और बताना मैं आपको भूल गया कि जब ये भारत इस समय नॉर्थ की तरफ आ रहा था तो उस समय ऐसे बदलाव आए हैं भारत देश में, साउथ में, कि इसका जो इंक्लिनेशन है वो करीब पश्चिम से पूर्व की तरफ हुआ। तो सारी नदियों को अगर ज़्यादातर देखोगे तो वो इधर ही जा रही होती हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ ही जा रही होती हैं। और इससे ये बेनिफिट हुआ कि पूरे महाराष्ट्र से लगा के आगे तक के जितने भी राज्य हैं, कर्नाटक से लगा के आगे तक जो भी राज्य मिलेंगे, वहाँ तक सब इन नदियों का उसको फ़ायदा मिलता चला गया। कोई ऐसी नदी है जो इधर से इधर जाती हो? हाँ, ऑफ कोर्स वो नर्मदा, तापी वगैरह हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, और उसका कारण भ्रंश घाटी का बनना, रिफ्ट वैली, मतलब उसका मार्ग इस तरह से डेवलप हो गया कि उसे उधर ही जाना पड़ गया। बेसिकली आप कह सकते हो कि ये भी उसी समय की बात है जब ये हिमालय का डेवलपमेंट हुआ, तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में जो है। और जो हम लोग सुनते हैं कि राजस्थान का जो रेगिस्तान है वहाँ कभी समंदर हुआ करता था, सच बात है? हाँ, ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि हुआ करता था, समुद्र था, जिसका आज हमें प्रूफ भी आप कह सकते हो कि जो क्रूड ऑयल बाड़मेर के क्षेत्र में मिलता है, तो वो आप बिल्कुल मान सकते हो कि क्रूड ऑयल क्या हमेशा समुद्र के आसपास ही मिलेगा? एक्चुअल में उनका ओरिजिन आप देखोगे कि क्रूड ऑयल क्या है, तो क्रूड ऑयल ऐसा मानो आप कि जैसे कोयला जो है वो वनस्पति के कई बार पृथ्वी के अंदर जब दबने से, अवसादों के बीच दबने से जब बना है, वैसे क्रूड ऑयल का है कि जो जलीय जीव जंतु होते हैं जब किसी समुद्र के किनारे या जब अवसाद इकट्ठे होते रहते हैं, उनमें जब वो एक तरह से दब जाते हैं, हज़ारों साल तक रह जाते हैं, तापमान गर्मी के बाद जो पूरा डेवलपमेंट होता है, तो वो क्रूड ऑयल अक्सर समुद्र से ही संबंधित इसलिए क्योंकि वो जलीय जीव जंतु से उनका कनेक्शन है। तो मतलब ये चांसेस है कि हमारे अंडमान और इन सब आइलैंड के आसपास भी रीजन में वो एक्सप्लोरेशन के ऊपर है, और सागर एंशिएंट सागर होना चाहिए। अभी नए में तो थोड़ी एकदम से करीब 200-300 मिलियन साल पुरानी ये घटना होनी चाहिए, तो इन सब रीजन्स में हो रखी थी। तो ये अब इधर हमें मुंबई हाई वगैरह में मिल जाता है, इधर दिग्बोई वगैरह में मिल जाता है, तो इस तरह के पुराने एंशिएंट सीज में हम कह सकते हैं। उसमें भी ये होना चाहिए कि तेल अंदर बन तो रहा है, लेकिन चट्टान जो हो वो ऐसी हो कि जो उसे कैद कर सके, पता लगे पोरस हुई तो निकल गया तेल। या जैसे गैस जो होती है, कई जगह, हर जगह जहाँ क्रूड ऑयल होता है हर जगह जरूरी नहीं वहाँ गैस मिले। जब वो वेपर्स जो गैस बन रही हैं उस ऊपर अगर कठोर चट्टान रहेगी तो गैस अंदर रह जाती है, नहीं तो कई जगह गैस निकल भी जा रही होती है। तो अंदर की भी लिथोस्फीयरिक स्थिति भी डिपेंड करती है इस चीज़। कमाल है, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहे हैं आप। बस मुझे चाहिए एक बात बताओ, आप तो पूरा अब इधर वाले भी पार्ट पे आते हैं, बारी बारी से इधर से शुरू करते हैं, बारी बारी से सब जगह पे आ जाएंगे। इनकी क्या ताकत है ज्योग्राफी को लेकर के? मतलब ये तो आप खुद भी अगर देख पाओगे तो इनके ओशियंस देखो, दोनों साइड से कनेक्टिविटी। जो हम इधर कह रहे थे कि ये जो रशिया जो है इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ओशियंस की कनेक्टिविटी मिल जाए, क्योंकि ज्योग्राफी का एक सबसे बड़ा कई बार दिक्कत ये हो जाती है ना कि लैंड मास अगर बीच में माउंटेन्स आ गए, कोई पठारी क्षेत्र आ गए, कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही, तो ओशियंस आपको हमेशा मदद करते हैं कनेक्टिविटी ले जाने के लिए। ओशियंस, जलमार्ग जो हैं वो आपको मदद करते हैं, ज़्यादा सामान ले जा सकते हो आप बिना ज़्यादा कोई प्रदूषण किए। अब बहुत सारे देशों के पास समुद्र है, लेकिन क्या हुआ, जमा हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। ये यूएस को आप देखोगे तो जो है मान के चलो कि दोनों साइड से समुद्र से लगा, और वो भी ऐसे वार्म वाटर से लगा हुआ है, और कई बार तो समुद्र की जलधारा किस दिशा में जा रही है वो भी बड़ी फेवरेबल हो जाती है, भाई जहाज को उधर ले जाना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये गल्फ स्ट्रीम, मैंने अभी जो कोरियोलिस फोर्स आपको कह रहा था, उसके कारण ये पानी बिल्कुल राइट साइड मुड़ के जाता है, और गर्म पानी यहाँ जाता है, तो ये यूरोप के भी मजे हैं। गर्म पानी के कारण इनके बंदरगाह सब बर्फ से ढकते नहीं हैं, क्योंकि अगर इतनी ऊंचाई पे, मतलब लैटिट्यूड पे है कि वैसे पूरा बर्फ से जम जाए तो इनका पूरा ट्रेड ठप पड़ जाए। पर चूंकि यहाँ का गर्म पानी घूम के यहाँ जाता है, तो इनके ट्रेड जो है वो पिघलते, मतलब पिघले हुए रहते हैं, मतलब ट्रेड का पोर्ट्स जो है पिघले रहते हैं, तो ट्रेड इनका हो पाता है। ये गर्म पानी, तो पानी का होना, लेकिन गर्म पानी होना वो भी ज़रूरी, नहीं तो जहाज कैसे चलाओगे आप।
वो अलास्का को देखो जो यूएसए लिखा हुआ है। हाँ, ये इन्होंने कभी छोड़ दिया था ऐसे ही कह के, अब आज यूएसए ने जब इसको ले रखा था तो अब आज इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल वगैरह यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं जो मिल रही। नो डाउट आज रशिया पछताता होगा कि अलास्का को क्यों दिया, क्योंकि कहने के लिए तो पास में ही है वहाँ से। हाँ, मतलब गोल में देखेंगे तो एकदम पास। तो अलास्का पहले रशिया के पास था ऐसा यूएसएसआर के साथ, मतलब अब जो है वो यूएसए के अंतर्गत है, मतलब लिया गया है। और ये बहुत ठंडी जगह है। हाँ, ये ठंडी जगह है। तो अच्छा, ये जो ऊपर की जगह है ये ठंडी जगह है ना? हाँ, ये सब। और जितने नीचे हैं वो गर्म जगह है। नीचे मतलब वो भी कहाँ तक, सिर्फ ये जो इक्वेटर वाली लाइन आओगे आप तो ये गर्म है और ये भी गर्म रहेगा। बाकी इसकी सिंपल सी बात है, जितना आप दूर जाओगे सेंटर से ठीक है, उतना आप ठंडे की तरफ जाओगे, और इधर आओगे तो गर्म होते हुए आओगे। तो इस वजह से ये सूडान और इन सब जगहों पे बहुत गर्मी पड़ती है। इस वजह से हमारे तमिलनाडु और इन सब इलाकों में गर्मी पड़ती है। बिल्कुल। ये लाइन इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास, क्योंकि आप मान के चलो ये वो जगह है कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी आती हैं। अच्छा, हमारी पृथ्वी ऐसे रेक्टेंगल नहीं है, सीधी नहीं है। अब स्फीयर है तो कोई भी स्फीयर बॉडी पे अगर आप फुटबॉल पे टॉर्च डालोगे तो सिर्फ बीच वाले ही ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ सीधी किरणें जाएंगी, बाकी जगह तिरछी जाएंगी कहने के लिए। तो तिरछी किरणों के कारण आप कह सकते हो कि उतना सूर्य पहुंच नहीं पा रहा है। अच्छा, और ऊपर क्या है, बर्फ है, बर्फ का रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग अक्सर किरणों को वापस परावर्तित कर देता है, तो वहाँ रुक भी नहीं पाती हैं। एक तो तिरछी भी जा रही हैं किरणें और उतनी रुक भी नहीं पा रही हैं, तो ऊपर से ठंडे हो गए। और फिर पृथ्वी का भी अपना झुकाव है तो काफ़ी ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ जाता है। आप देखोगे तो इतनी गर्मी है यहाँ पे, आप ज़्यादातर कोई डेवलप्ड कंट्री यहाँ क्यों नहीं देख पाते हो। आप गर्मी में आप मैं कभी काम ही नहीं कर सकते। अक्सर डेवलप्ड कंट्रीज आपको थोड़े ठंडे क्षेत्रों में मिलेंगी, एसी वाले। पूरा एकदम यूरोप एकदम चकाचक है, क्योंकि नेचर, अब यहाँ तो इतनी गर्मी है, इतनी बीमारियाँ अक्सर यहीं से क्यों फैल रही हैं। हर दिन बारिश हो रही है यहाँ पे, हर दिन बारिश हो रही है। अब हम कहते हैं ना कि डॉक्टर्स का सीज़न कब आ रहा है, बारिश में आ रहा है। आधे से ज़्यादा मच्छर बीमारियाँ सब यहीं हैं, लोकेशन इनकी है। मतलब जनसंख्या को भी आप देखोगे तो काफ़ी क्यों फ्लक्चुएट करती है, इसीलिए कि बीमारियां जब फैलती हैं तो मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और मृत्यु दर को कंपनसेट करने के लिए बर्थ रेट भी बढ़ जाते हैं। फिर तो पॉपुलेशन भी बड़ी फ्लक्चुएट कर रही होती है यहाँ पे। और जैसे ये जो गल्फ रीजन है यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, तो ये मतलब इस वाले इलाके में ये सीधे पड़ रही है यहाँ पे। देखो, मरुस्थल की भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप गौर करेंगे तो दुनिया में मरुस्थल आपको पश्चिम दिशा में ही मिलेंगे। करो इमेजिन आप पश्चिम में, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा एक ज़मीन मान लूँ तो ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। अफ्रीका को भी मानूंगा तो ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, पश्चिम की साइड हो गया, सहारा डेजर्ट। इधर ये क्या है, साउथ अमेरिका है। सबसे महत्वपूर्ण डेजर्ट अटकामा जो कहते हैं, ये चिली में इधर ही वेस्ट में है। इधर आओगे आप तो ग्रेट बेसिन हो, सोनोरन हो, चिहुआहुआन डेजर्ट्स हो, ये सब वेस्ट में मिल रहे हैं। पूरा आपका ऑस्ट्रेलिया, चाहे वेस्टर्न वगैरह, ये सब पूरे जितने विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ये सब वेस्ट साइड पे हैं। ज़्यादातर डेजर्ट्स आपको वेस्ट में मिलेंगे। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? हवाएं इधर ईस्ट से चलती हैं, तो जब हवाएं चलेंगी तो जब इधर से हवा आएगी तो ऑफकोर्स बारिश इतने में ही कर पाती है वो, और उधर तक जाते जाते हवा का मॉइस्चर खत्म हो जाता है। अब जैसे अफ्रीका है, यहाँ से मैंने चालू किया हवा तो चलेगी, तो आप खुद बताओगे तो हाँ सर मोजाम्बिक जिम्बाब्वे में बारिश हो जाएगी, लेकिन आगे जाऊँगा तो नामीबिया बोट्सवाना तक पूरी हवा के अंदर मॉइस्चर खत्म हो चुका है, पहले ही बरस गया वो, तो हवा यहाँ तक ड्राई हो गई। अब ड्राई हो गई तो मरुस्थल बन गए, और पानी भी गर्म पानी आगे ले जाती है तो ठंडा पानी हो जाता है, और ठंडे पानी में वाष्पीकरण हो ही नहीं पाता, तो अक्सर ठंडा पानी आपको वेस्ट में ही मिलता है हमेशा, ज़्यादातर देखोगे। मतलब ज्योग्राफी का एक पैटर्न सेट है। बट कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत अमेज करती हो, या पहली बार जब जाना हो तो लगा यार ये कैसे हो रहा है? यार मतलब मेरे को तो जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, और आज भी कुछ भी पढ़ूंगा ना, हमेशा अमेज ही कर रही होती है। मुझे तो सब कुछ अमेज कर रहा है। ये मैं पहली बार जान रहा हूँ कि भाई कि किस तरीके से पश्चिम में ही सारे मरुस्थल हैं और सारा कुछ है। और ये ऑस्ट्रेलिया में तो उल्टा सिस्टम है यहाँ ठंडी गर्मी का। नहीं, वो हमारे कंपैरिजन में हम कहेंगे तो बिल्कुल सही बात है कि क्रिसमस हम लोग ठंड में भले बनाएंगे, गर्मी में बना रहे होते हैं। वो अर्थ का मैंने जो बताया टिल्टेशन, उसके कारण वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो रिवॉल्यूशन है उसके कारण है कि आप जैसे ऑस्ट्रेलिया नहीं, साउथ में जितनी भी कंट्रीज होंगी जस्ट हमारे अपोजिट पैटर्न पे जी रही होंगी, कि अगर अभी हम गर्मी में है तो उनके यहाँ ठंड का समय होगा ऐसा। और यहाँ पे बहुत बड़ा इलाका जो है डेजर्ट का है। हाँ, ये वही बात है ना। आप देखो ना, इधर हवा आएंगी, इधर भी तो वेस्ट से, तो इधर क्या हो, एक तो क्या है यहाँ पहले किस्मत भी ऐसी होनी चाहिए बोले, ये देखो यहाँ पहले ही माउंटेन आ गया। अच्छा, तो हवा आएंगी तो बारिश भी होगी तो माउंटेन थोड़ा बहुत रोक लेगा, तो थोड़ा बहुत तो माउंटेन ने ले गया मॉइस्चर, और फिर इधर आते आते तो पूरा ये क्या हो गया, ड्राई हो गया। पानी इधर पूरा ठंडा है, ठंडा पानी वाष्पीकरण कराने तो और ड्राइनेस आ गई। और यहाँ मतलब और भी अगर डिटेल में जाएं तो हवाओं के पैटर्न्स के कारण आप मान सकते हो कि वेस्ट साइड पे है। अच्छा एक बात बताओ, कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों पाए जाते हैं, कोई विशेष रीजन है?
मतलब ये भी वो जो आपको मैं बता रहा था कि जब पृथ्वी का विकास हो रहा था, जब डेवलपमेंट फेज में थी अर्थ का, जब मूवमेंट हो रहा था, तो टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण ये उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये एरिया में अगर आप देखोगे तो पक्षी जैव विविधता वगैरह जो है काफ़ी जो है बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। और उसका कनेक्शन वही था कि जब प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट्स थे उस दौरान काफ़ी ज़्यादा अलग स्थिति में इनका डेवलपमेंट हुआ। गजब है। और थोड़ा सा एक जो बहुत अमेज करता है ज्योग्राफी के चैप्टर में हमें, अमेजन के वर्षावन, उसके बारे में थोड़ा बताओगे आप? बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी। देखो अगर आप ध्यान दोगे, ब्राज़ील का क्षेत्र है वो, सेल्वास कहते हैं उसे हम, वो भी लगभग वही बीच वाली लाइन, इक्वेटर वाली लाइन के आसपास है। ये वही लाइन है जहाँ सूर्य की गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। दिन के 2-3 बजे तक बहुत गर्मी हो जाती है, इतनी कि अत्यधिक वाष्पीकरण के शाम तक बारिश आपको देखने को मिलेगी। जब ज़्यादा बारिश होगी तो फिर पेड़ पौधे ज़्यादा पनपेंगे। अब पेड़ पौधों में भी होड़ लग गई, मुझे तेज ग्रो करना पड़ेगा, नहीं तो सूर्य नहीं मिलेगा, मैं नीचे अधूरा रह जाऊंगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत तेजी से यहाँ के पेड़ क्या हो गए, ऊंचे ऊंचे हो गए। एंड इंटरेस्टिंग बात, इतने घने हो गए कि नीचे ज़मीन पे आपको छोटे मोटे पेड़ पौधे दिखेंगे नहीं, सिर्फ फिर बेल लताएं चल रही हैं। और इंटरेस्टिंग बात, इतने घने पेड़ों में आपको शेर, टाइगर, लॉयन ये सब कोई दौड़ते मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसलिए एनाकोंडा वगैरह सब रेंगने वाले जीव यहाँ मिलेंगे आपको। मतलब चीता, टाइगर, लॉयन तुम्हें कम ही देखने को, कहाँ दौड़ेगा इतने घने वनों में। इसलिए लॉयन, टाइगर ये थोड़े से खुले में मिलते हैं, जरा दूर मिलते हैं, इक्वेटर से दूर मिलते हैं। एकदम इक्वेटर पे आपको रेंगने वाले जीव जनरली मिलेंगे। तो जीव जंतुओं का भी अपना रहन सहन उसके हिसाब से। सच में एनाकोंडा होते हैं क्या बड़े? हाँ ऑफ कोर्स स्पीशीज हैं वो, तो रहेंगे। कितने बड़े होते हैं? अब कितने बड़े से मतलब ऐसा मीटर वगैरह में तो अब डिपेंडेंसी है, जितना जितना मतलब नहीं मतलब जैसे फिल्मों में दिखाते हैं उतने बड़े होते हैं? वो तो फिर ज़्यादा हो गई थोड़ी, लेकिन है एनाकोंडा के काफ़ी अलग अलग स्पीशीज होती हैं, उस कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। अच्छा। और यहाँ पे मतलब क्या है, इतनी ज्यादा घनेपन है कि आपको जमीन ही नहीं दिखेगी? हाँ मतलब बहुत डेंस कैनोपी है यहाँ पे। मतलब आप मान के चलो कि इतने घने हैं इसलिए बचे भी हुए हैं क्योंकि लकड़ियाँ इतनी मजबूत हैं कि नॉर्मली तो उसे कोई काट नहीं पाए। अच्छा काट भी ले तो ढोके कहाँ से ले जाए, रोड ही नहीं है। पानी नदी से भी ले जाओगे तो इतनी भारी लकड़ियाँ कि पानी में भी डूब जाएगी, मतलब नदी भी उतना सहन नहीं कर पाएगी यार। और नदियाँ भी बहुत खतरनाक हैं क्या उसमें? हाँ मतलब अब ऑफ कोर्स सोर्स ज़्यादा है ना पानी का, रेनफॉल रोज हो रही है वहाँ पे, तो नदियाँ ही उतनी, जैसे अमेजोन नदी हम कहते हैं तो दुनिया की मतलब सेकंड ऐसी रिवर है आप कह सकते हो जिसमें लॉन्गेस्ट कह सकते हो आफ्टर नाइल, लार्जेस्ट सबसे बड़ी नदी यहीं पर आपको देखने को मिल रही है। तो नदी का तो अपना आप में ही प्रभाव है। हम लोग वापस से चलेंगे अपनी रिवर पे। लास्ट में मुझे समझा दिए, जो यहाँ वॉर चल रही है उसमें ज्योग्राफी का कितना बड़ा रोल है? मतलब हम लोग बचपन से ना युद्ध जब देखते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, तो अक्सर हम युद्ध जब सुनते थे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लैंड बेस्ड ज़्यादातर होते थे, मतलब बिल्कुल ज़मीन पे आर्मी को खूब सुनते थे। लेकिन इस बार आप ऑब्जर्व करो, सब मिसाइल्स के बारे में बातें हो रही हैं, फाइटर जेट्स के बारे में बातें हो रही हैं, बिकॉज ऑफ द टेरेन। ईरान में यहाँ पर आप मान के चलो कि जो जैगरोज नाम के पर्वत हैं, ठीक है, और आगे आओगे तो ये पूरा डेजर्ट है, दस्ते काविर, दस्ते लुट डेजर्ट है, एलबुर्ज नाम के माउंटेन्स हैं। तो पर्वत और मरुस्थल ये जहाँ कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, वहाँ जीतना बहुत कठिन हो जाता है। और अगर वहीं के लोग ट्रेंड हों गोरिल्ला जैसे वॉरफेयर में, तो फिर हराना भी मतलब बहुत मुझे तो लगता है ये इस टाइप के भी हो सकते हैं कि ये आखिरी दम तक जो है इस रीजन में लड़ सकते हैं। मतलब और इतनी भयंकर टेरेन है, तो एक तो जोग्राफिकल फैक्टर, और फिर सूखे की स्थिति में कौन ही लड़ेगा, मतलब खुद को जिंदा पहले रखोगे कि लड़ोगे। मतलब तो फिर क्या उपाय निकला कि आसपास के जल मार्ग से हम कुछ करें, या आसपास के जो हैं बहरीन, कुवैत के जो अपने बेसेस हैं, यूएई के बेसेस हैं, और बेसेस भी एयर बेसेस पे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है कोशिश करी। तो एक तो ज्योग्राफी वो फैक्टर था जो मजबूर कर दिया कि एयर मतलब लैंड से अटैक ना कम करते हुए एयर फोर्स वया मतलब जनरली एयर स्ट्राइक्स वगैरह के थ्रू हम लोग करें। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, इन्होंने अपने पहले ही हर क्षेत्र में, जैसे ये यमन है, ये चोक पॉइंट है, यहाँ इनके जो है जो हौतीज़ वगैरह हैं वो यहाँ पर बैठे रहते हैं। ऊपर ये अपने इजराइल के ऊपर लेबनान जो देश है यहाँ पे एक, तो वहाँ पर भी जो है आप हिजबुल्लाह वहाँ इन्होंने बैठा के रखे हैं। तो इधर से भी अटैक करोगे तो कुछ ना कुछ आपके चोक पॉइंट पे कोई ना कोई बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो समस्याएं बनाए रखते हैं। तो इधर भी इसके पर्वतमालाएं हैं क्या कोई? इधर जनरली हम कह सकते हैं कि फिर अफगानिस्तान का जो वो हिंदू कुश वगैरह एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है एरिया है। तो डेजर्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मैं जैसे ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँ, अमेरिका भी ये जैसे चर्चा है वो प्लान कर रहा है कि ग्राउंड ट्रूप्स उतार सकता है, तो उसके लिए ये रीजन कैसा साबित होगा? वही आपको समझाना चाह रहा है कि ग्राउंड ट्रूप्स उतार भी दिए तो अगर ये कह रहे हैं कि मिलियंस में इनके लोग हैं लड़ने के लिए तैयार हैं, और जो कि इसी टेरेन की जिनको आदत है, मतलब राजस्थान में जो रह सकता है उसे कुछ तो अडेप्ट किया होगा, उसने आदत बना ली होगी रहने की। शायद उत्तराखंड हिमाचल वाले लोगों के लिए बड़ी समस्या बन सकती। तो वैसे ये हाल है
कि जितनी रग्ड टोपोग्राफी में ये लोग जीवित रह सकते हैं शायद उनको उतनी आदत ना हो। तो नो डाउट ये बहुत चैलेंजिंग फेज होगा अगर ऐसा हो गया तो। मतलब अच्छा, मतलब कि ये, अच्छा, ईरान के पास अपना इधर लैंड भी है और बाकी ये कंट्रीज ये समंदर के इर्द गिर्द जो है इनकी तो डिपेंडेंसी इसी पे है, पानी को लेकर के भी भाई, को लेकर भी। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पे, तो मतलब ये तो वो है कि इसका तो इतिहास गवाह है कि अगर ईरान ने थोड़ा बहुत ये भी कह दिया कि भाई जहाज अब निकलेंगे लेकिन थोड़ी धीमी गति से निकलेंगे, इतने में तो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ये हाल है। तो बहुत कोशिश कर ली इन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, पर देखो दबाव कैसे आता है, आधे से ज्यादा इसका पूरा व्यापार यहीं से चल रहा है। अगर इसका व्यापार चल रहा है तो व्यापार किसी से कर तो रहा होगा ना वो, तो इनडायरेक्टली सारे देश परेशान होंगे। तो सब देशों का जब दबाव आएगा तो इनडायरेक्टली ये छोड़ना ही पड़ेगा इस तरह की कंडीशंस कि भाई अब लैंड ट्रूप ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसमें इसके पास जो यहाँ पे एक खर्ग आइलैंड है और आइलैंड्स क्या खर्ग आइलैंड वो ऐसा है कि आप मान के चलो कि ईरान अगर अपना 80 से 90% व्यापार कर रहा है तो उस आइलैंड से कर रहा है, असली तेल वहां से निकाल रहा है वो, और वहीं से पाइपलाइन के थ्रू अलग अलग जगहों पे वो पहुंचाया जा रहा है। तो मेन जगह है मान के चलो जहां से क्रूड ऑयल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी पे ये लोग अगर अटैक करेंगे तो अब एयर स्ट्राइक्स को तो कोशिश करी। अब प्रॉब्लम क्या है कि ईरान ने जो मेन मुद्दा खेला वो ये कि सिर्फ यूएस इजराइल को ध्यान में नहीं रखा, जहां जहां उनके बेसिस थे अलग अलग जगह पे, चाहे ओमान को ले लो आप, चाहे कहीं से भी, मतलब ये मतलब यूएई को ले लो, वहाँ हर जगह इसीलिए उन्होंने वहाँ पर भी जो है करके और यूएसए को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रखा था। बट सर एक बात बताओ, मैं अब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ, आपने फटफट सारे रेगिस्तान के नाम गिना दिए, सारे पर्वतमालाएं गिना दी, सारे चौक पॉइंट बता, बच्चों को कैसे याद कराते हो? मतलब मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि मैं कोई माउंटेन का नाम ले लूँ, कोई रिवर का नाम ले लूँ, कोई आइलैंड का नाम ले लूँ, वो अंत में किसी देश से संबंध रहेगा। बच्चे क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट नदी पढ़ लूँगा, डायरेक्ट पर्वत पढ़ लूँगा, लेकिन देश नहीं पढ़ूंगा, कैसे याद होगा? मैं कहता हूँ अगर पढ़ना है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप, सबसे पहला आप देशों के नाम पढ़ो, देशों की लोकेशन को समझो, पहले पॉलिटिकल मैप समझो, फिर आता है फिजिकल मैप। साउथ अमेरिका से शुरू करो भले ही आप, पर आपको पता हो कि वेयर इज वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, चिली, ये सब कहाँ है। अगर वो हो गया, मैंने कहा अटकामा डेजर्ट चिली में है, चिली पता है तो तुम्हें याद भी हो जाएगा। अब चिली पता ही नहीं है तो वो अटकामा भी याद नहीं रहेगा। सो सबसे बेसिक स्टेप जो मुझे लगती है कि पढ़ना है तो पहले देशों को पढ़ो, उसकी लोकेशन इमेजिन करो। उसके लिए फिर तुम्हें लगता है कि निमोनिक कर लूँ मैं, जैसे अफ्रीका में मैं कहता हूँ कि भाई टेंशन मत ले, MATLE मतले से तुम्हारी पूरी कंट्री याद हो जाएंगी, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। तो नॉर्मली आप कर सकते हो अगर थोड़ी कैसे फिर से बताना क्या होता है? टेंशन मतले में MATLE, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। फिर दो भाई आ जाते हैं, सूडान और साउथ सूडान, और फिर सीड बीज, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया। तो मतले S1 S2 और सीड में तो आपका ये पूरा आधा अफ्रीका निपटा दूंगा मैं। तो आप कंट्रीज याद करोगे तो दिक्कत कहीं नहीं आनी। ये इंटरेस्टिंग बना रखा है आपने शॉर्ट फॉर्म्स में। जो है जैसे आगे चलाओगे तो KTM बाइक चला लेना, केनिया, तंजानिया, मालावी, मोजाम्बिक, Z1 Z2 जाम्बिया और जिम्बाब्वे। फिर उसका मैं बैन करा दूंगा, मतलब बोट्सवाना, अंगोला और नामीबिया। फिर पूरी सी वाली कंट्रीज मिलेंगी, बड़ा कोंगो, छोटा कोंगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड और कैमरून, N1 N2 नाइजर, नाइजीरिया, और GTV आपका घाना, टोगो, बेनिन। खत्म। फिर M जैसा दिखने वाला माली, इसको एक डंडी बनाऊंगा तो B बन जाएगा, मतलब उसकी कैपिटल बमेको हो गई, खत्म। ऐसे अफ्रीका हो जाएगा। आप क्या वर्ल्ड मैप ऐसे पेन पेंसिल देते तो बना दोगे आप? हाँ, बनाने को बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, सामान्य चीज़ें हैं ये तो। और इंडिया में क्या याद कराते हो, कैसे याद कराते हो अगर चीजें याद करानी हो? इंडिया में तो आप बच्चों को कोई भी आप नदी दोगे तो नदी जनरली लोग क्या पढ़ते हैं, कहाँ से आई, कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है। मैं उसकी सहायक नदियाँ तक याद करवा देता हूँ कि सिर्फ नदी में एक नदी नहीं है, मतलब हम प्रॉपर राम गंगा भी पढ़ते हैं, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सब पूरा जितने भी हो सकती हैं, घाघरा, राप्ती वगैरह, सब अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर रहे हो। तो नदियों को हम पढ़ाते हैं सिर्फ मैप से। किताबों में अगर देखोगे तो लाइन्स में लिखी हुई वो नहीं आएंगी समझ में। आप मैप बनाओ, प्रैक्टिस करो, सीखो। सर एक चीज मुझे बता दो, एक और, इस देश के बारे में बताओ, ये क्या बला है? चाइना का तो मतलब आप कितना ही कहूँ, मतलब मैं अगर आप ध्यान दे रहे हो, बहुत ऑब्जर्व करोगे इस मैप को, तो देखो इधर ये सारी कंट्री, इसके मतलब जो भी प्लेसेस हैं यहाँ ज़्यादा जनसंख्या दिखेगी इधर ही, क्योंकि वही प्रॉब्लम है, इधर ठंडा डेजर्ट है पूरा, तिब्बत का एरिया, और फिर ज्योग्राफी मुश्किल कर ही देती है, तो ग्रोथ जो है इधर हो पाई। और फिर वही बात, आपको ग्रोथ अगर करना है तो देशों से लगा रहना होगा, व्यापार कहाँ से होगा? व्यापार करने के लिए आपको समुद्र के किनारे आ गए। अब चूंकि आसपास के देश थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं तो यहाँ पर भी अपना दबदबा बना लो, धीरे से पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स पर दबदबा बना लो, तो आप पूरा USA में सब जगह नज़र रख सकते हो।
अब बात वही है कि जो पड़ोसी देश हैं वो अपना रिलेशन कैसा रख रहे हैं, उससे दोनों के मुझे लगता है कि स्वभाव पर निर्भर करेंगी चीज़ें। इसीलिए इसका इतना बड़ा देश है, जैसे हमारा इंडिया है तो इंडिया की कैपिटल दिल्ली यहाँ पे है ऊपर, इनका क्या है कि इतना बड़ा देश है, इनका कैपिटल यहाँ पे है बीजिंग। हाँ, इधर ही मिलेगा क्योंकि कनेक्टिविटी चाहिए सबको एट द एंड, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पोर्ट्स की। और इधर करके भी क्या फायदा, इतनी टेरेन ऐसा है, इतना ठंड है, और फिर मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। और नदियाँ भी जा भी दूर रही हैं आपसे, अपनी तरफ भी नहीं आ रही, सब इधर ही जा रही हैं रिवर्स। सर थोड़ा इस देश के बारे में बताइए, बेचारा 32 दांतों के बीच में फंसा हुआ अकेला लैंडलॉक कंट्री है, इसके बारे में बताइए। मंगोलिया में तो मतलब जनरली हम डेजर्ट एरिया पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है, गोबी डेजर्ट बन गया यहाँ पे। तो डेजर्ट एरियाज कई बार नो डाउट इनकी हिस्ट्री वगैरह रही हो, पर अक्सर हम देखते हैं कि मंगोल्स आए, ये आए, वो आए इसलिए क्योंकि उनके यहाँ कुछ नहीं रहा होगा, मतलब कंपेरेटिवली मैं तो ये मानता हूँ। तो इनडायरेक्टली ज्योग्राफी इतना, अब देख तो लैंडलॉक हो गया, लैंडलॉक हो गया मतलब तुम्हें मजबूरन सबके साथ रिलेशन अच्छे से बनाने, तो तुम कभी समुद्र का मुंह ही नहीं देख पाओगे, सबसे बड़ी बात ये। और फिर ऊपर से पूरा डेजर्ट एरिया हो गया, उसमें भी डेजर्ट में भी ठंडे डेजर्ट का पैटर्न, तो फिर तो कैसे काम बनना है। तो इनके तो बेचारे इनके लोगों को तो बहुत ही ट्रेड के लिए बहुत प्रॉब्लम को झेलना पड़ा होगा। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब इनके रिलेशंस अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी चैलेंजेस हमको दिखाई दे रहे होते हैं। तो जो भी कंट्री लैंडलॉक है उसको इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करने को मिली। फेस करनी पड़ती है, लेकिन हमारे उसमें बना हुआ एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन बना हुआ है, लॉज ऑफ सी, कि अगर हर कंट्री अपनी खुद की इच्छा के अनुसार, ऐसा नहीं कि पूरा समुद्र पे ही कब्जा कर लूँ, तो प्रॉपर नियम बने हुए हैं कि आप 12 नॉटिकल माइल तक ही आपका वो है, टेरिटोरियल सी है, इस तरह से। तो उन सब का भी फिर ध्यान रखा जाता है जो लैंडलॉक हैं। इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ज्योग्राफी को जितना समझे उतना, अब जैसे सर ने जो बताया कि अब मैं ध्यान दे रहा हूँ, थोड़ा मैं ज्योग्राफी का जानकार हो गया कि इधर ठंडा है तो इसलिए बीजिंग इधर है इनकी राजधानी, इधर ठंडा है इसलिए मॉस्को इधर है रशिया की राजधानी। ये पूरा इतना बड़ा रशिया है, रशिया की राजधानी यहाँ है, इतना बड़ा चाइना है, चाइना की राजधानी यहाँ पे। तो ये सारा कुछ जो है डिपेंड कर रहा है इस पे। और यूएस में जो वॉशिंगटन डीसी है वो किधर होगा? इधर ही मिलेगा, इधर वॉशिंगटन डीसी। ये न्यूयॉर्क हो गया, और यहीं पर मिलेगा आपको, इधर मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाले रीजन में, इधर ही मिलना है। अच्छा, तो वो भी समुद्र के पास ही है। हाँ वो तो पास में रहेंगे। एक वॉशिंगटन स्टेट अलग है, वो अलग है, यहाँ कैपिटल अपने को इधर मिलेगा, कैपिटल इधर है ना, अटलांटिक ओशन की तरफ। और ये चिली याद कर लेना भाई, चिली यहाँ पे है एकदम ऐसे मिर्ची की तरह तरह चाय। बट ये देश उतने फ्लरिश क्यों नहीं हुए? मतलब जितना जैसे अमेरिका है, जितना कह रहा था ना कि आधे से ज्यादा तो ये इक्वेटर के आसपास बैठे हुए हैं, ये फिर इक्वेटर के आसपास हो गए, गर्मी आ गई, वो सब चीजें, और फिर जितना आप नीचे जाओगे उतना ठंडा हो गया। लेकिन आज के टाइम में लिथियम का डिपॉजिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक लिथियम ट्राइंगल करके बड़ा प्रसिद्ध एक चर्चित वर्ड होता है, ABC बोलते हैं हम पढ़ाते समय। ए मतलब अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। तो भारत भी जो है खनिज विदेश लिमिटेड जो काबिल वो है, उनके द्वारा यहाँ पर काफ़ी कोशिश की जाती है कि हम लिथियम जो है यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकें। इस तरह का जो लिथियम बहुत ज़रूरी हो गया अब चिप में और तमाम आज के टाइम तो क्रिटिकल मिनरल है वो अपने आप में, जो सारी आज मॉडर्न इंडस्ट्रीज। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है अभी? जनरली हम ये अर्जेंटीना वगैरह के क्षेत्रों में बोलते हैं, चाइना के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो ये कुछ एक चीज़ और बताते चलिए, ये भाई साहब यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वो इसके लिए क्यों पगलाया हुआ है? ग्रीनलैंड बस बात निकली थी हमारी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। देखो आज से हम हमारे समय की बात करें तो हमारे लिए ज़रूरी था कोयला, लोहा, ये सारी चीज़ें। बट चूंकि अब ये जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो चल रही है, इसके तहत हम क्या करेंगे, अब हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए। आज के टाइम की डिमांड एक्चुअल में बदल गई है। इंडस्ट्री की डिमांड बदलेगी तो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल की डिमांड बदलेगी। हमें अब लोहे से ज़्यादा मतलब इस तरह के जो लिथियम है, कोबाल्ट है, कॉपर है, इस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा चाहिए। तो ये ग्रीनलैंड, मैंने कहा ना, जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगा, अलग लेवल की नेक्स्ट जियोपॉलिटिक्स, वो तो यहाँ व्यस्त हैं लोग। ये अभी चीज़ें आगे जाके ये सब चीज़ें दिखेंगी, जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगा सबको यहाँ लालच आएगा। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ बड़े स्तर पर क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, और वही क्रिटिकल मिनरल मतलब तुम आगे की इंडस्ट्री फ्लरिश करोगे, और आगे की इंडस्ट्री फ्लरिश होगी तो व्यापार चलेगा। तो ये सब अभी की तैयारी कर। ये पुरानी जैसे मिलियंस साल पुराने ये इसी के साथ जुड़ा हुआ था भाई साहब, ये थोड़ा अलग हो गया बस, नहीं तो ये भी भगा है उधर। हाँ बस सब पूरी समस्या सबके साथ हुई है कि सबके देश जो है 100 मिलियन साल पहले दाएं बाएं हुए हो रखे हैं। क्या इंटरेस्टिंग है। मतलब ज्योग्राफी के बारे में मैं जितनी जगह देख रहा हूँ तो मुझे हर बार एक सवाल याद आता है कि यार सर से ये भी पूछ लेता हूँ। बट सारी लड़ाई अब जो है फ्यूचर की है और डिमांड वैसी हो गई ना। और अब आप देखो एक चीज़, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से कई बार देशों को जज कर लिया जाता था। अब
वो देश भी आगे आएंगे जो सोचते हैं अर्थ को प्रिजर्व करने के लिए, अर्थ को उस अर्थ का, पृथ्वी का ध्यान रखने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। ऐसे देश जो इनिशिएटिव लेते हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन पे हम काम करें, कैसे हम जितनी जल्दी हो सके ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हों, सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हों, उस देश का बल्कि वर्चस्व जो है बढ़ना मतलब निश्चित है, मुझे लगता है। तो चाहे फिर हम साउथ अमेरिका, अफ्रीका या कहीं भी, ब्राज़ील क्यों एकदम से पनपा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी इनके प्रयास चल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब जितने भी जलवायु परिवर्तन है उस पर हम लोग काम कर सके। तो जलवायु परिवर्तन पे कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, उससे भी उस देश का वर्चस्व बढ़ने वाला है आगे जाके। चलिए हम अब बैठ के थोड़ा जलवायु परिवर्तन को भी समझते हैं फिर से। मतलब काफ़ी अच्छा लगा, अब मुझे थोड़ा समझ में आ गया। तो अब मैं आपसे जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाली चीज़ों को जानूंगा, फिर बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड एक दो सवाल। तो सर अब क्या है कि हमने मैप पे इसलिए बात कर ली कि मोटा मोटी जो भी दर्शक देख रहे होंगे, स्टूडेंट देख रहे होंगे, या फिर जो ज्योग्राफी में जिनको इंटरेस्ट आ गया वो देख रहे होंगे, तो उनको अब आइडिया रहेगा कि हम कहीं की बात कर रहे हैं तो उसको पता रहेगा। आप ये बताओ मुझे, आपने जलवायु परिवर्तन एक शब्द का इस्तेमाल किया, कितना खतरनाक हो रहा है ये? और जब आप बोल रहे हो कि ऊपर समंदर पिघलेंगे, डेमोग्राफी चेंज होगी, कैसे क्या? देखो मतलब मैं बहुत आसान तरीके से अगर इसको समझाना चाहूँ तो अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हम देख रहे हैं नॉर्थ में या साउथ में बर्फ़ से ढका हुआ है। पर एक शब्द बड़ा फेमस चलता है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन करके, मतलब आर्कटिक जो महासागर जो अभी बिल्कुल जमा हुआ है, सबसे बेसिक असर अगर आप देखोगे तो बर्फ़ का पिघलना। अभी आपको याद होगा मैंने कहा था कि बर्फ़ का रंग सफ़ेद है, सूर्य की किरणें ज़्यादा रुकती नहीं है, परावर्तित होकर चली जाती, सफ़ेद रंग है, एल्बिडो कहते हैं उसे। अब जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन में चीज़ें बढ़ती है ऐसा नहीं है, घट भी सकती है, पर चूंकि अभी हम ग्लोबल वार्मिंग के फेज़ में चल रहे हैं तो ये जो वैश्विक तापन हो रहा है उसमें पहले तो बर्फ़ पिघलेगा तो दो नुकसान है। एक तो वो जो सूर्य की किरणें जो वापस जा रही थी वो रुकने लगेंगी, क्योंकि श्वेत रंग धीरे धीरे कम होने लगेगा। और वो जो जल कहाँ जाएगा, आप सोचो, वो जाएगा समुद्र का, जो जब जल स्तर बढ़ेगा तो हर देश जो किनारों से लगे हुए हैं उनका जल स्तर बढ़ेगा। और अभी हम देख रहे थे कि ज़्यादातर राजधानियाँ, बड़े बड़े शहर दूसरों की कनेक्टिविटी से कारण एकदम जो किनारे पे थे वो डूबने की स्थिति पे आ जाएंगे। ये सबसे बेसिक चीज़ है जो आप देख सकते हो, जो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। समुद्र का पानी अगर किनारों पर बढ़ेगा तो वहाँ लोगों को समस्याएं आम दिन की हो सकती हैं, क्योंकि पानी ये जो है वो लवणता वाला है, नमक वाला है। ये कोई किसान भी अगर है तो उसके लिए समस्या हो जाएगी, ग्राउंड वाटर में प्रॉब्लम आने लगेगी, हेल्थ में प्रॉब्लम आने लगेगी। किनारे जो है बाढ़ से ग्रसित हो सकते हैं। आपको याद होगा इंडोनेशिया में जो उसकी कैपिटल जकार्ता थी, जावा आइलैंड में थी, कहीं आप देखोगे तो वो डूबने की स्थिति पे आ गया है। उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट नॉर्थ में बोर्नियो रीजन में क्यों कर रहे हैं, या जो अक्सर नुसंतरा रीजन हम क्यों पढ़ते हैं, वो यही कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग, जल स्तर के बढ़ने, मतलब देशों को अपनी राजधानियाँ तक शिफ्ट करनी पड़ सकती है, मतलब ये स्थिति बन रही है। अफ्रीका में भी एक दो ऐसे देश हैं। तो मतलब क्या आने वाला टाइम ऐसा है कि दुनिया के बहुत सारे शहर डूब जाएंगे? डूबने के मतलब कुछ रिपोर्ट्स तो अपने भारत में मुंबई जैसे शहरों पर भी इन्होंने रिपोर्ट्स निकाल रखी कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। तभी तो एकदम से पिछले 4-5 सालों से बहुत कंसर्निंग हो गई हैं चीज़ें, क्योंकि अंटार्कटिक रीजन जो अंटार्कटिका क्षेत्र है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स, इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, अगर वो पिघलेंगे तो करीब करीब आधे मीटर तक समुद्र के जलस्तर बढ़ सकते हैं। मतलब काफ़ी ग्लेशियर्स हैं ऐसे। तो मुंबई जैसे शहर खतरे के निशान पर रहेंगे? ऑफ कोर्स समुद्र के किनारे हैं तो दिख सकती हैं चीज़ें ऐसी। और तो ये तो पूरी दुनिया का एक तरह ज्योग्राफी बदल जाएगी उससे तो फिर। कोर्स मतलब मैं कह रहा हूँ ना, और ज़्यादा नहीं है, 1 डिग्री बदलाव में इतने चेंजेस, हमें 1 से 2 डिग्री में चेंजेस दिख जाएंगे। तो इसी की तो लड़ाई है कि हम क्यों कह रहे हैं कि कार्बन को हम कम कर देंगे, ये सब चीज़ें कम कर देंगे। हमें आने वाले 2070 तक जो हमने टारगेट बना रखा है कि हमें बिल्कुल नेट ज़ीरो पे जाना है, कि कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देना, वो यही कारण है। एक्चुअल में चिंताजनक है, बट चूँकि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो कई बार हम लोगों का जैसा को ध्यान नहीं जाता चीज़ों का, बट जो सच है वो सच है। एंड देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट इन ज्योग्राफी, टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट ऐसी चीज़ होती है कि एक ऐसी, जब सामान्य हम आम जीवन में देखते हैं ना कि एक तो अब तो लिमिट हो गई भाई, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। क्लाइमेट चेंज के कुछ जगहों पे टिपिंग पॉइंट्स आ चुके हैं कि अब तुम सोच के जहाँ कितना भी इलाज कर लो, रिवर्स नहीं होंगी चीज़ें। अब जो हो गया वो हो गया, मतलब जो स्थिति बिगड़ चुकी वो बिगड़ चुकी।
ऐसी कई स्थिति बन चुकी है। तो ऐसे तो दुनिया के कई सारे आइलैंड डूब ही जाएंगे, उनका हाँ, तो अस्तित्व तो मिट जाएगा। पैसिफिक ओशन में तो बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे जो इनका सबसे ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट आने वाला है। फिर जो आज आइलैंड्स दूसरे देशों पर नज़र रखने के काम आते थे वो वहाँ चेंज होंगी, फिर ज्योग्राफी, फिर मतलब इंस्टेबिलिटी बहुत क्रिएट हो सकती है। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल सी लेवल के राइज होने से, बट हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये टेम्परेचर में अगर बदलाव हुआ तो जो सबसे ज़्यादा बीच के ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र हैं, तापमान बढ़ेगा तो कितने ही समस्याएं होंगी। सबसे बड़ी चीज़, तापमान बढ़ गया तो कहीं बारिश तेज़ भी हो जाती है तो कहीं कम भी हो सकती है, सूखा की व्यवस्था है, बाढ़ की व्यवस्था है। जहाँ खेती नहीं हो सकती वहाँ और बिगड़ जाएगी, जहाँ खेती हो रही है वो और बिगड़ जाएगी। मतलब बात वही है, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को पढ़ाते समय कि क्लाइमेट चेंज भी ना बड़ा अपने आप में, जैसे हम कहते हैं कि बड़ा ही सब में संभाव से नहीं देखता हो क्लाइमेट चेंज लोगों को, बड़ा ही एक तरह से कह सकते हो कि गरीब और अमीर में भी उसमें जो है फासले आ जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि नॉर्मल हमारे बेसिक ज्ञान के आधार पर अगर हम बात करें कि भाई ये क्लाइमेट चेंज है, तापमान क्यों बढ़ रहा है, तो आप कहोगे सर प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग ये सब हो रही है। मैं कहूँगा भाई प्रदूषण क्यों हो रहा है, तो अब सर कहोगे कि सर ये जितने भी उद्योग हो रहे हैं, एसी चला रहे हैं हम बड़े बड़े शहरों में, हमने कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया है, पेड़ पौधे सब काट दिए, हम ये बेसिक कारण बताएंगे। अब मैं पूछूंगा कि भाई इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, तो कहीं ना कहीं हम ये भी कहेंगे कि एसी हर किसी के घर में नहीं मिलेगा, अमीरों के घर में मिल रहा है मान लो, तो कहीं ना कहीं कॉज जो है अगर बनेगा तो अमीर कहते हैं कि भाई जो रिच पीपल हैं, अमीर लोग हैं जो सब कर सकते हैं वो है, पर इसका असर जो झेलेगा सबसे पहले, फसलें खराब होगी वो किसान की होगी, गरीब की होगी, वो उसको सह नहीं पाएगा। तो हम जिसमें जनरली ये कई बार वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि अमीर और गरीब में एक बहुत बड़ा फासला जो है क्लाइमेट चेंज कर रहा होता है। तो ये बेसिकली हम देख सकते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है बेसिकली। मतलब दुनिया मार तो झेलेगी, हाँ, लेकिन अमीर जो बर्बादी करेगा उसकी सबसे ज्यादा मार गरीब पे पड़ेगी, जिसने कभी एसी यूज़ नहीं किया लेकिन असर उस पर आज भी, अगर मान लो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया इस बार गर्मी में, सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होनी है, जो वो चीज़ नहीं ले सकता, और जिसने वो किया वो तो फिर, और वो तो एसी में उसको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब और ये बात इंसान से लेके देशों तक लागू होंगी, देशों तक। उन एनिमल्स को देखो जो बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी तो स्थिति नहीं हमें समझ आ रही। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, सारी चीज़ें, मतलब जिसको हम लोग अभी क्लाइमेट चेंज या फिर एक आध प्ले कार्ड ले लिया, एक आध कभी मोमबत्ती जला दी, कभी निबंध दुनिया लिख में लिए बात दो हो तीन। गए, ये इतनी खतरनाक होने जा रही है। क्यों हम ये सब मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर एनर्जी, रूफटॉप एनर्जी पे पहुंच गए, हर जगह सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत साइलेंटली बढ़ रहा है मतलब। और ये वही वाली मैंने आपको बताई टिपिंग पॉइंट की स्थिति पे जा रही चीज़ें, ये लौट के हम सोचें कि ठीक कर लेंगे, बहुत कठिन काम है ये, बहुत ज़्यादा कठिन काम। अंटार्कटिका में बर्फ तो आप नहीं जमा सकते, सीधी बात। क्या आप जा करके वहाँ पे, और वो जो हजारों साल पुराने ग्लेशियर हैं, अब वो जो पिघल गया पिघल गया। मतलब आप देखो ना, अमीर गरीब की जो हम बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। आज अफ्रीका में कई देश हैं जिनको कोयला ढंग से मिला नहीं होगा अभी भी। अब अगर आप वो जलाने जाएंगे तो आज उन पे प्रश्न उठने लगेंगे कि भाई आप कोयला क्यों जला रहे हो, प्रदूषण। एक्चुअल में ये किया कि कब हुआ, जब यूरोपियन रीजन में जब जला चुके हैं, वो डेवलप हो गए। अब बाकी लोगों को जब डेवलप होने की बारी आई तो अब क्लाइमेट चेंज की बातें निकल आई। तो इस तरह का भी आप बड़ा एक ग्लोबल नॉर्थ साउथ का डिवाइड आप देख सकते हो मैप में। ऊपर वाले बिल्कुल अलग चमक रहे होंगे और साउथ में कुछ डेवलपमेंट ही नहीं दिखेगा आपको। और अगर आज आप करने जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की बातें होंगी, और फिर उसमें कहेंगे कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो मदद भी वही करने आएंगे और वहाँ भी व्यापार ढूंढ सकते हैं फिर वो। क्या बात कह रहे हैं आप सर। एक बात बताओ, तो फिर ये तो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है जो आप बता रहे हो। दुनिया को एकजुट होकर के इससे लड़ना चाहिए, लेकिन दुनिया तो अभी आपस में नहीं लड़ रही है। बिल्कुल, मतलब अभी आप ऐसे देखोगे न्यूज़ आर्टिकल्स में फॉर्मल तरीके से, तो आपको बता दिया जाएगा कि देखो हमने तो कन्वेंशन बना रखे हैं क्लाइमेट चेंज पे, हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कर रहे हैं, हमने सब लोग देशों ने मिलके हमने कार्बन पे काम किया है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बट जब इसी चीज़ को, इसी से फॉर्मेलिटी को जब हम देखते हैं कि युद्ध हो रहा है, तो ये जो युद्ध हो रहा है, ये इतना जो धुआं निकल रहा है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, ये भी तो एक प्रदूषण का रूप ले रहा है। इसका क्या होगा? यूक्रेन रशिया का जो युद्ध हुआ, उसमें भी आप कई स्टडीज़ नो डाउट हम देख सकते हैं। अभी ये तो अभी हम सब व्यस्त हो रखे हैं वार में। जब इनकी जब रिसर्च होगी, सारी चीज़ें होंगी, तो कितना कार्बन निकला, ये हो सकता है जितना बचाया होगा अभी तक वो वहाँ निकल जाएंगी चीज़ें। तो नो डाउट उससे भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ना है। मतलब ये पास्ट में चीज़ें
हम कहते हैं ना पास से चीज़ें सीखी जा सकती हैं, बट पता नहीं चलता कि अब ऐसे टाइम पे कब सीखेंगे हम, मतलब इफेक्ट तो दिख रहा है इसका। और जैसे यूक्रेन वाली वॉर चल रही है, फिर इधर ईरान में चल रहा है, फिर इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी चल रहा है, तो ये तो कार्बन उत्सर्जन बहुत भयानक तरीके से हो रहा है, तो क्या गर्मी इस साल बढ़ जाएगी? मतलब देखो तुरंत एग्जीक्यूशन अगर हम देखें कि यही एक कारण, देखो गर्मी के कारण बढ़ने के कारण बहुत बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज हमें अगर यहाँ पर गर्मी है तो सिर्फ वही एक कारण नहीं हो सकता, विंड पैटर्न कहाँ से आ रहा है, हवा किधर से आ रही है, नो डाउट उसका फ़र्क पड़ेगा अर्थ पे, टेम्परेचर बढ़ेगा, बट उस किसी जगह पे अगर हम बोलेंगे कि हमारे यहाँ गर्मी कम ज़्यादा क्यों होगी, तो वहाँ के लोकल फैक्टर्स भी काम करेंगे। वहाँ पेड़ पौधों की डेंसिटी क्या है, वहाँ एग्रीकल्चर पैटर्न क्या है, फसल किस प्रकार की लगे। अगर मान लो कि जैसे हम हमारे आसपास शहरों की बात करें, जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ मूंग काफ़ी ज़्यादा लगाया जा रहा है जैसे गर्मियों के टाइम पे, तो जनरली 1-2 डिग्री का टेम्परेचर का वेरिएशन वहाँ वैसे ही दिख जाता है। तो हम इन जनरल कह सकते हैं कि इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर्स में, चेंजेस में, लेकिन किस जगह पे पड़ेगा वो उस जगह की ज्योग्राफी और आसपास के और भी जो टोपोग्राफिकल इफेक्ट्स हैं, विंड सिस्टम्स हैं, इस बात पर भी निर्भर करेगा। वहाँ कब बारिश हुई थी, कब होगी, ये सारी चीज़ों पे फैक्टर कह सकते हैं। और ये जो वॉर है, इसके नतीजे पर्यावरण पे तो पड़ेंगे ही। दुनिया आप कह रहे हो कि वॉरफेयर और इन सब से तो पड़ेगा ही, लेकिन जिस तरीके से अभी एक अब आप तो इसको देख रहे हो कि ये ज्योग्राफी को भी नुकसान पहुंचाएंगे क्या? ज्योग्राफी स्पेशली अगर हम बात करें तो कल को जाकर क्रूड ऑयल की डिमांड एकदम से तेज़ बढ़ेगी फॉर एग्जांपल, तो इनको सब नए सेटअप करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें, सब इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्रिएट करना पड़ सकता है। तो जब डिमांड जब बढ़ेगी तो नो डाउट मतलब कंजम्पशन भी एकदम से, मतलब उसका एक्सप्लोरेशन भी तेज़ होगा, नई जगह ढूंढेंगे लोग, नए रास्ते ढूंढेंगे। मान लो कोई फॉरेस्ट एरिया के आसपास कोई चीज़ें और डेवलप करनी पड़ी तो हो सकता है कि उस नेचर के खिलाफ भी चीज़ें जाएंगी। तो एकदम से डिमांड तो, क्योंकि ये अब तक चीज़ें दबी और एकदम से ग्रोथ मांगेगी, चीज़ें इकोनॉमी मांगेगी, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो दोबारा करना ही पड़ेगा उन रीजन्स में। तो मतलब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, तो ये बात सत्य है कि धरती का सबसे खतरनाक जानवर इंसान है। ऑफ कोर्स, मतलब मास एक्सटिंक्शन करके एक वर्ड होता है ज्योग्राफी में कि जो एक पृथ्वी का जब विनाश लिखा जब होता है तो उसमें ऐसा कहता है कि जैसे डायनासोर के टाइम आपने सुना होगा कि सब विनाश हो गए, वैसे 6th मास एक्सटिंक्शन कहते हैं कि एक बड़े स्तर पे जब सब कुछ खत्म होगा तो उसका जिम्मेदार इस बार नेचर नहीं, इस बार एंथ्रोपोजेनिक कॉज, मतलब मानव द्वारा जो क्रियाकलाप किए गए हैं वो रहेगा। तो जिम्मेदार कौन है वो भी पहले से मतलब पता। कितनी बार ये अर्थ बनी बिगड़ी है? मतलब जनरली हम ये 6th बोलते हैं तो इसके पहले मतलब 4-5 बार आप कह सकते हो। जैसे कई बार ऐसा माना जाता है कि कोई धूमकेतु आके गिर गया, उसने जो है पृथ्वी पर काफ़ी बदलाव किए। कई बार टेम्परेचर्स में भी, जैसे आज हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, हमारी पृथ्वी का एक समय ऐसा भी रहा है जब आइस एज चला है, जब पृथ्वी पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी। तो इस तरह के बदलाव अपने आप में चलते रहते हैं। तो कुछ चीज़ें नेचुरल हैं, लेकिन इसके जो रेट हैं बढ़ने के, कम होने के दर जो हैं, वो हमारी एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर जाते हैं। तो 2026 में दुनिया खत्म है? अब तक हो गई थी है 26 में खत्म हो जाना चाहिए था अब तक। चाचा तो जो है क्या बात कर रहे हैं भाई, 26 में दुनिया। क्लाइमेट चेंज पढ़ा था उनने। हाँ, क्लाइमेट चेंज पढ़ रहा चाचा मतलब जो है वो कहीं ना कहीं से स्टूडेंट है क्लाइमेट चेंज। COP में थे वो, पार्टी में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जब चल रही थी ब्राज़ील में, तब थे वो। इतनी डीप, क्योंकि उनको नॉलेज है कि और मार्च में तो क्या 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 नहीं देख लिया हमने। हाँ, खत्म नहीं हो रहा है ना मार्च, होता कब है खत्म? मार्च को लेकर के मीम बन गए कि भाई वॉर देख लिया, वर्ल्ड कप देख लिया, नवरात्र देख लिए, ईद देख ली, सब कुछ, IPL के ऐड देख ली, IPL देख लिया, सब कुछ जो है मार्च में। मार्च खत्म ही नहीं होता ना, कहाँ हो रहा है? बट इतना ऐसा हमारे यहाँ क्यों हुआ कि बारिश हो रही है, फिर ठंड लगने लग जा रही है, ये सब क्यों ऐसा हो रहा था? और फिर इंस्टाग्राम की अलग दुनिया वहाँ चल रहा है कि बिल गेट्स बारिश करवा रहा है। उसको बाय द वे मैंने क्लियर करा था एक वीडियो बना के, क्या कि भाई ये बिल गेट्स वगैरह से इसका कनेक्शन मत बनाओ, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक कॉज है, मतलब पश्चिमी विक्षोभ, सामान्य भाषा में कहूँ तो ये चक्रवात के एक रूप हैं जो उधर वो यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, वहाँ से शुरू होते हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि ईस्ट से विंड चलती है, थोड़ा ऊपर जाओगे तो वेस्ट से चलती है, तो उधर से वो चक्रवात बन के हमारे तक आ गए थे। टाइमिंग नो डाउट थोड़ी सी चेंज है इस बार, क्लाइमेट चेंज उसका एक रीज़न बना सकते हैं लोग। अक्सर ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक है, लेकिन लास्ट 1-2 साल से थोड़े लेट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय जो बारिश हमें ठंड में देखने को मिलती थी वो वही वाली बारिश है, थोड़ा लेट हो गई है। ओ, मावट कहते हैं ना जिसे, मावट की वर्षा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब सर लगभग मोटा मोटी हम समझ चुके हैं। एक चीज़ जिस पे हमने शुरू किया था उसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए
ये ज्वालामुखियों की दुनिया क्या है? मतलब इंसान के मन की तो नहीं कह रहे हो आप? नहीं, जिसने धरती बनाई है, जैसे आपने बताया कि हमारा भारत भी कहीं से खिसक के आया। ज्वालामुखी की दुनिया सिंपल है। नेचर हमें यही सिखाता है कि बैलेंस तो करना पड़ेगा किसी चीज़ को। तो पृथ्वी के अंदर अभी आपको जैसे मैंने बताया कि पिघली हुई चट्टानें आप समझ लो, अंदर बहुत सारे ऐसे खनिज हैं, मतलब रेडियो एक्टिव जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। अब वो इतना प्रेशर इकट्ठा हो जाता है पृथ्वी के अंदर, तो प्रेशर कैसे रिलीज़ होगा? तो वो वॉल्केनो एक प्रेशर वॉल्व की तरह है कि वो जो गैसों का प्रेशर है, लावा मैग्मा का, वो रिलीज़ हो रहा है। लेकिन वो हर जगह नहीं होते हैं। आपके घर, मेरे घर तो ज्वालामुखी नहीं निकला, जहाँ निकल रहा है वहीं क्यों निकल रहा है? ये भी तो एक सवाल हो सकता है दिमाग में कि अपनी मनमर्जी से निकल गया क्या ये? तो वो भी अर्थ के ही पैटर्न पे है। मतलब जब भी प्लेट टेक्टोनिक्स ये घटना घटित होती हैं तो कुछ ऐसे कमज़ोर क्षेत्र डेवलप हो जाते हैं, अत्यधिक दबाव बन जाता है। तो प्रशांत महासागर वो एक एरिया है जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अग्निवलय, जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं बताऊं तो जो चिली बताया था आपको, चिली वाला जो रीजन, वहाँ से शुरू करो आप, उस पूरे ऊपर अमेरिका में चले जाओ, फिर जापान की तरफ आ जाओ, पूरा नीचे इंडोनेशिया तक आ जाओ, वो पूरा प्रशांत महासागर घिरा हुआ है। ये पैसिफिक ओशियन यहीं क्यों है? तो यहीं पर आप मान के चलो कि जब समुद्र का हिस्सा, समुद्र के अंदर की चट्टान जब धरती के अंदर धंसती हैं तो वो अंदर जाके पिघल के और दबाव बढ़ाती है। इसके कारण वहाँ ज्वालामुखी में देखने को मिलते हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक के कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली। तो अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पे है? उन्हीं क्षेत्रों में हम कह सकते हैं, रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय के जो क्षेत्र हैं वहाँ है। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच हमें कुछ दिखाई देते हैं। और जगह थोड़ा नाम से बताएंगे क्योंकि सबको नहीं पता होगा रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर आप और आसान कर दूं तो आप मान के चलो कि जो जापान का एरिया है, जापान के एरिया में आपको बहुत सारे वॉल्केनोज मिलेंगे। नीचे आएंगे थोड़ा साउथ में हम तो फिलीपींस देश है, फिलीपींस में जैसे पिनाटुबू हो गया, ताल हो गया ये। और नीचे आ जाओ, हज़ारों वॉल्केनो अगर देखना है आपको तो इंडोनेशिया पूरा ज्वालामुखी पे ही बना हुआ है। आए दिन अगर महीने में कोई न्यूज़ आएगी ज्वालामुखी की तो वहाँ से आ जाएगी, ठीक है। और इस साइड आप आओगे तो साउथ अमेरिका और यूएसए वाले जो नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र हैं, अटलांटिक के बीचों बीच, मिड अटलांटिक जो रीजन्स हैं, कटक जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं अच्छे खासे ज्वालामुखी। जैसी कौन सी जगह है? आइसलैंड से लगा के पूरा साउथ तक आप चले जाओ। समुद्र के अंदर की बात कर रहा हूँ एक्चुअल में मैं आपको, ये अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशन में। अब वो रीयूनियन एक बताया मैंने आपको। और अगर भारत के पास ही जाना हो तो अंडमान निकोबार में जो बैरन द्वीप है वहाँ पर हमें ज्वालामुखी देखने को मिल जाते हैं। एक नारकोंडम द्वीप है, वहाँ थोड़ा लेकिन कम है, लेकिन बैरन द्वीप में अक्सर ज्वालामुखी हमें दिखाई देते हैं। तो जब जब दुनिया में कोई ज्वालामुखी फटता है तो कोई उससे बदलाव होता है? हाँ, मतलब आम शब्दों में तो हम कहें कि भैया ऐसे भूकंप आ गया, थोड़ा सा धरती हिल गई, ये गैस रिलीज हो गई। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, अभी जो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे थे कि जैसे पिनाटुबो है, पिनाटुबो वॉल्केनो फिलीपींस में है, क्राकाटोआ इंडोनेशिया में, ये इनके इतिहास ये कहते हैं कि जब इनमें धुआं निकला, जो जितने भी गैसेस निकली, राख कण, धूल कण, ये जब वायुमंडल में गई तो कुछ समय के लिए तो करीब करीब मान के चलो कि वो वायुमंडल में जब धूल धुआं गया तो सूर्य की किरणों का जो है पृथ्वी पे आना थोड़ा सा कम हुआ, रुकावट आ गई ऑफ कोर्स उस धुएं के कारण। तो करीब करीब 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अर्थ का उस टाइम कम देखा गया। तो तापमान कम भी करा सकते हैं ज्वालामुखी, मतलब। तो कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं कि ग्लोबल कूलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं वोल्केनोज। और एक लास्ट में मुझे ये बता दीजिए कि आपने क्रूड ऑयल वाला जो थोड़ा सा समझाया था उसको थोड़ा और आसान कर दीजिए कि क्रूड ऑयल होता क्या है? हमारे जो गाड़ियों में पड़ता है तेल, वो जब धरती के अंदर होता है तो वो कैसे बनता है, क्या होता है वो? एक्चुअल में सब चीज़ों कार्बन, बेसिक जब कार्बन साइकिल हम पढ़ते हैं तो वो कार्बन ही है मान के चलो। जैसे कि सबसे पहले पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में से ही कार्बन शुरू हुआ। कैसे कि जब हम सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के दौरान और कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से कार्बन स्टार्ट हुआ पेड़ पौधों के साथ, उनको जीव जंतुओं ने भक्षण किया और फिर वो कहीं ना कहीं जीव जंतुओं के अंदर गया। तो ऐसे जो जीव जंतु, स्पेशली मरीन एनिमल्स जो हैं, जो समुद्री जीव हैं, समुद्र के किनारे पर जब लंबे समय में धीरे धीरे, समुद्र में क्या है, नदियाँ आती हैं, सेडिमेंट्स आते हैं, तो वो सब अवसाद इकट्ठे जमा होते 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 और अगर उनके अंदर या कोई घटना कभी धंस गया समुद्र का कोई हिस्सा, तो जलीय जीव जंतु जब अंदर अवशेषों के रूप में दब जाते हैं तो लंबे समय तक अत्यधिक टेम्परेचर, दबाव, प्रेशर के बाद ये पूरा एक ऑर्गेनिक मड क्रिएट होता है, कीचड़ जैसा आप कह सकते हो। वो एक क्रूड ऑयल है। अब चूंकि उसको डायरेक्ट हम यूज़ नहीं करते हैं तो फिर कॉन्सेप्ट आता है रिफाइनरीज का कि आप पहले उसको निकालो, रिफाइनरी में पुटअप करो, रिफाइनरी से फिर उसको अपने स्टेजेस के अकॉर्डिंग कि भाई डीजल है, हल्की चीज़ें जो हैं वो ऊपर की तरफ चली जाएंगी, चाहे गैसेस वगैरह, तो ऊपर फिल्टर आउट हो जाती हैं। तो जैसे ये कहीं पे भी अगर दुनिया में क्रूड ऑयल है तो उस मतलब कितने साल पुराना होगा, अगर होगा तो कहीं पे भी? मतलब जनरल अगर मतलब पढ़ते हैं हम तो 300 साढ़े 300 मिलियन वर्ष पूर्व पहले बने हैं ये, तो
तो आज हमें मिल रहे हैं, है ना। अब इसके पुराने भी हो सकते हैं, कुछ तो शेल रॉक के रूप में, कुछ ज़्यादा दबाव लग गया तो वो लिक्विड ठोस में भी कन्वर्ट हो, सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो एक शेल करके चट्टान आती है, शेल गैस का भी एक टॉपिक भी इसी से निकला था, तो वो कठोर भी हो जाती है, वो चट्टान के रूप में भी आ जाती है, तो फिर लोग चट्टान तोड़ के उसमें से गैस निकाल लेते हैं। तो शेल गैस का भी एक बीच में टॉपिक था, ऐसा आया था। तो शेल पत्थरों के अंदर, तो ये शेल यही है जो ऑर्गेनिक मड है, वो सॉलिडिफाई होके शेल रॉक्स बन गए हैं। और दुनिया में भी कितना क्रूड ऑयल होगा और कब तक इंसान निकाल सकता है क्रूड ऑयल? मतलब इसके तो नो डाउट एस्टिमेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन मान के चलो कि वो रीजन टू रीजन भी डिपेंड करेगा। जैसे है बहुत, लेकिन आप एक्सप्लोर कितना कर पा रहे हो, कैसे? वेनेजुएला जैसे है, कहते हैं सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल वेनेजुएला में, पर लड़ाई हो कहाँ रही है आज? ईरान की। तो आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी है कि नहीं, आपके पास उतना गवर्नेंस है कि नहीं, तुम निकाल भी पा रहे हो, कैसे क्या कर पा रहे हो, उसका यूज़ किधर कर रहे हो। और एकदम हम बोल दें कि यहाँ पर इतना ही एस्टिमेट होगा, तो फिर वही बात आएगी कि कल को आर्कटिक ओशन भी एक्सप्लोर करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो डेटा सेट्स अलग अलग वेरी भी कर जाते हैं, यूज़ भी हो जाता है, तो भंडार कम भी हो जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर है और वो एक्सप्लोर उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है, और ह्यूमैनिटी के लिए किस तरह से सही जगह पे जा रही हैं चीज़ें। बट वो निकलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स ये चीज़ एंड होने पे ही है, तभी तो हम ऊर्जा जो है सोलर एनर्जी और इन सब चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो एंड होना ही निश्चित है, ऐसा तो है नहीं कि। और वेनेजुएला में क्यों इतना तेल है? एंशिएंट सीज समुद्र के ऊपर, वही चिली के नॉर्थ में, और ऊपर जाओगे आप तो साउथ अमेरिका में वहीं मिलेगा लोकेशन। तो एंशिएंट सीज से ही इनके कनेक्शंस बने हुए हैं। मराकाइबो करके एक जगह है, वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल पोर्ट है, वहाँ पे काफ़ी तेल मिलता है। सबसे पुराना मतलब एंशिएंट सी किसको माना जाता है, पैसिफिक ओशियन को? मतलब आप कह सकते हो कि अटलांटिक कंपैरेटिवली नया बना है, जो अभी मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग में अगर हम बात करें। और इंडिया का भी जो है, मतलब आप ये मानो कि पुराना जैसा कुछ नहीं है। जो उसके अंदर का जो रॉक है, ओशियन के अंदर की जो चट्टान है जिस पे वो पानी है, बेसिकली वो चेंज होते रह रहा है। मतलब रॉक्स डेवलप होते जा रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं। जैसे अटलांटिक ओशन, जब मैं आपको बता रहा था पूरी पृथ्वी एक जैसी एक जगह पे थी, उस समय अटलांटिक ओशन था ही नहीं, उसके बाद वो बना। तो कंटिन्यूस ये फॉर्मेशन बनता जा रहा है और टूटता जा रहा है। तो जनरली अभी हम देखेंगे तो अटलांटिक की स्थिति और ओशियन में भी जहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है वहाँ के रॉक्स नए हैं, थोड़ा दूर जाओगे तो पुराने हैं। तो एकदम अगर मैं कह दूं कि अरे पैसिफिक कंपैरेटिवली पुराना है, लेकिन ऐसे एज में जाओगे तो और भी ऐसे ओशन जो पहले रह के ख़त्म हो गए। जैसे हिमालय जो मैं कह रहा था, वहाँ पहले 33 सी हुआ करता था, अब जो है बचा ही नहीं, वो वहाँ उसकी जगह हिमालय बन गए। तो कोई चीज़ पुराना नया जैसा नहीं, बस वो कंटिन्यूस एक प्रोसेस है ज्योग्राफी में जनरली हम जो पढ़ते हैं। और वो सालों का है, करोड़ों का। मतलब वो जो आपको 200-300 साल मैंने जो बताई, वो तो एक स्टेज है। उसके पहले 4000 मिलियन साल पहले कितनी घटना हो चुकी है, कितनी बार पृथ्वी टूट के जुड़ गई होंगी। तब ये तो चले आ रहा है और हम उसका बस एक छोटा सा हिस्सा है जो हम भी मूव कर रहे हैं। 50 साल 100 साल की कहानी, नहीं तो तब हम क्यों इतना दम में वही तो घूम रहे हैं? जब आप देखते हैं कि अरे नूना सुपर कॉन्टिनेंट, कोलंबिया सुपर कॉन्टिनेंट ऐसे हो सके। अभी तो मैंने जो चालू किया वो पेंजिया से शुरू होता है, उसके पहले कितनी बार पृथ्वी टूट के जुड़ चुकी है ऐसी। और आपने बताया कि भाई अरावली हमें सिखाती है कि जो बड़ा है वो इरोड तो होना है उसे। इंटरेस्टिंग है। तो इस बार जो है, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा, लास्ट में मैं ये भी जान लेता हूँ, बहुत सारे बच्चे भी देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे, उनको किन चीज़ों पे तैयारी करनी चाहिए जो करंट अफेयर्स में खासकर की प्री में आ सकती है, ज्योग्राफी से जुड़ी हुई? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहले यहाँ तैयारी करनी पड़ेगी आपको। मैं कितना ही आपके माध्यम से बोल भी दूंगा ना, अगर मानसिक रूप से हम चीज़ों के लिए तैयार नहीं है तो बहुत कठिन है। तो मैं लर्नर से ये कहूँगा कि पहले तो आप अपनी प्रक्रिया जो बनाते हो उस पर टिके रहो, वो हमेशा काम करेगी। यूट्यूब जैसे माध्यम या अलग अलग जगह से अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी प्लानिंग ही बिगड़ रही होती। तो पहले तो प्लानिंग ठीक करें अपनी, और जो प्लानिंग करी उस पर अडिग रहें। भरोसा रखो भाई, तुमने प्लानिंग करी है तो अच्छी करी होगी इस तरह से। और रही बात पढ़ने की, तो बच्चों के लिए मैं हर साल एक ही वीडियो बनाता हूँ जो पूरे साल भर की ज्योग्राफी और पूरे प्लेसेस कवर कर देती है। ये युद्ध वगैरह सब कवर कर दिए मैंने, तो जनरली वो वीडियो मैं बच्चों को कहता हूँ। फिर भी एक और अच्छी चीज़, शांति से सोचो कि पिछले एक साल में आपने कहाँ कहाँ पर बहुत चीज़ें बहुत चर्चा में सुनी है। युद्ध सिर्फ ये नहीं, आपने यूक्रेन और रशिया का भी सुना होगा। तो उस समय कहाँ भूकंप आए, कहाँ बड़ा ज्वालामुखी निकला, कहाँ पर नए रूट्स बने, जो भी चीज़ एक बड़े चर्चा का मुद्दा बनी है, कोई ज्योग्राफी अगर न्यूज़ पिंच पे भी कवर हुई हो तो उसे भी देख लेना। मतलब ऐसी जगहों से न्यूज़ में क्वेश्चंस मिल जाते हैं।
चलिए, अच्छा लगा बात करके। मेरे दिमाग में तो सवाल ही नहीं खत्म हो रहा है, लग रहा है कि अच्छा ये भी पूछ लूँ, ये भी पूछ लूँ, फिर लगे यार बच्चे की भैया पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं क्या। मतलब हमने तो 8वीं 10वीं तक पढ़ी थी भूगोल, उसके बाद तो फिर पढ़ा नहीं। फिर हम नक्शा ही देखते हैं, लेकिन हमें तो वो दुनिया दिख रही है जो बनी हुई है। हाँ। आप वो दुनिया के बारे में बता रहे हो जो पहले थी और जो आगे हो जाएगी। आप तो उस दुनिया के बारे में भी बता रहे हो। आप मतलब हम जब पढ़ते हैं या मैं दुनिया को देखता हूँ तो मेरा नज़रिया होता है हिस्ट्री के पर्पज़ से देखना। आप देख रहे हो तो ज्योग्राफी के पर्पज़ से देख रहे हो। मुझे लगता है कि यार 100 साल पहले दुनिया जो है ऐसी थी, इतना डेवलपमेंट हो गया। आप बताते हो तो लगता है कि यार 100 साल बाद जो है यही सारे मैप्स रहेंगे या नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे, ये भी चिंता। ये एक सवाल रहेगा। 100 साल तो नहीं कह सकते आप, उसको मिलियंस में जोड़ दो आप। हाँ, मतलब आगे चल कर तो बदलाव होना है। मतलब ये जो मैं कह रहा था, अटलांटिक ओशन बढ़ रहा है, कहीं समुद्र बढ़ते हैं तो कहीं कम हो जाते हैं। तो बैलेंस, हालांकि पृथ्वी ने बैलेंस बनाया है हमेशा, बस प्रजातियां बदलती चली गई। हम नहीं थे, हम आए, अब कोई नई प्रजातियां हो सकती है कि स्पीशिएशन आ जाए। तो सबसे बड़ा गॉड पृथ्वी है बस, मतलब वो Nature. अपने हिसाब से नेचर ही जो है सब कुछ डिसाइड करता है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो दर्शक जो सुदर्शन सर को पहले से जानते हैं या पढ़ते रहे हैं इनसे, वो तो उनको तो मज़ा आया ही होगा। जो नॉन एकेडमिक, मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी हमारे पास कोई टीचर या कोई गेस्ट या कोई भी जानकार व्यक्ति आए तो उसके माध्यम से हम उन लोगों को बता सकें, जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो जानने के इच्छुक होते हैं और उनको लगता है कि यार कम समय में थोड़ी ज़्यादा जानकारी मिल जाए। तो ये हमारा एक शो है टेबल टॉक, जिसमें हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि घंटे 2 घंटे में काफ़ी कुछ कवर कर लिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को ये बातचीत पसंद आई होगी। और आपको क्या क्या हिस्सा अच्छा लगा, हमने जो मैप पे बात की या फिर जो सारी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो भी बातें हुई, कमेंट करके बताइएगा। कुछ सवाल छूट गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं सुदर्शन सर से अलग से पूछ लूँगा और उसको अलग माध्यम से आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। नमस्ते।